डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2231 से 2240 तक। सैफ अली अकेले ही नाकाबिले तस्खीर हो चुके थे। वो तन्हा माहिर खिलाड़ियों के 1000 रुकनी लश्कर को तबाह कर सकते थे, और अब जबकि उन्होंने खुद को अपने 8 हमजादों में तकसीम कर लिया था तो एक बेवकूफ भी अंदाजा लगा सकता था कि क्या होने वाला है। स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड ने संजीदा चेहरों के साथ देखा। वो इस तलवारबाज को धोखाधही पर कोसना चाहते थे। अगरचे गार्ड्स डोमेन में डप्पिलगिनगर महारतें बहुत नायाब थीं, लेकिन वो आला दर्जे के माहिरीन थे और पहले भी कई देख चुके थे, मगर उन्होंने कभी ऐसी मकरू डप्पिलगिनगर महारत नहीं देखी थी जैसी सैफ अली ने अभी इस्तेमाल की थी। भागो! इससे पहले कि कोई सदमे से संभल पाता, स्टार्टिल्ड विंड ने पीछे हटने का नारा लगाया। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और भाग निकला। स्टार्टिल्ड विंड डप्पिलगिनगर महारतों के असरात को महसूस कर सकता था, और अगरचे सैफ अली के हमजादों के औसाफ असल जिस्म से कम थे, लेकिन वो बता सकता था कि उनके बुनियादी औसाफ अब भी इसके और इवल ब्लेड से ज्यादा थे। जहां तक जंगी मयार का ताल्लुक है, सैफ अली शायद तमाम 8 हमजादों को अपने जिस्म की तरह मुअस्सिर तरीके से कंट्रोल न कर सके, लेकिन हर हमजाद मुमकिना तौर पर अंकरेन और बुरिलिनट पाथन का मुकाबला कर सकता था। अगर ऐसा होता तो उनके पास जीत का कोई मौका नहीं था, चाहे वो इवल ब्लेड के साथ मिलकर ही क्यों न लड़े। मजीद ये कि चूंकि तमाम हमजाद एक ही शौर के हामिल थे, इसलिए उनका तालमील बेमिसाल होना था। स्टार्टिल्ड विंड के हुक्म पर अमल करते हुए इवल ब्लेड मुखालिफ समत में भागा, यहां तक कि इसने भी तस्लीम कर लिया कि अगर उन्होंने सैफ अली का बराह रास्त मुकाबला करने की कोशिश की तो सिर्फ एक ही अंजाम उनका मुंतजिर था, मौत। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता वक्त हासिल करना और भागना था। कोई भी डप्पिलगिनगर महारत हमेशा के लिए नहीं रहती, और जब तक वो इस महारत के दौरानिए तक जिंदा रह सकते, सब कुछ दोबारा ठीक हो जाता। डप्पिलगिनगर महारतें काफी ताकतवर थीं, लेकिन इनमें एक वाज़ेह खामी थी, वो खिलाड़ियों के इर्तिकाज पर बहुत बड़ा बोझ थीं। हर बुलाया गया हमजाद सारिफ के इर्तिकाज के इस्तेमाल में 100% इजाफा कर देता था। अगर सैफ अली बास मुनस्टर्स आम माहिरीन का सामना कर रहे होते तो शायद वो ठीक रहते, लेकिन वो आला माहिरीन से लड़ रहे थे। उनके इर्तिकाज का इस्तेमाल इतना ही ज्यादा होता जितना उनके स्टेमिना का। एक बार जब उनका इर्तिकाज खतरनाक हद तक कम हो जाता तो ये उनकी ज़हनी हालत को मुतासिर करता, जिसके नतीजे में जंग में उनकी कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती। दूसरे लफ्जों में, अगर वो सैफ अली की डप्पिलगिनगर महारत खत्म होने तक जिंदा रह सकते तो वो इस तलवारबाज को शिकस्त दे सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए भागने वाले सिर्फ स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड ही नहीं थे। जीरो विंग के हरावुल दस्ते से टकराने वाले माहिरीन भी पीछे हट गए, खास तौर पर स्टार लिंक के डोमेन और वाइड रिलिम माहिरीन। उन्होंने अमली तौर पर अपने मुखालफीन को नजरअंदाज किया और भाग निकले। वो जानते थे कि उनकी ताकत और सैफ अली की ताकत के दरमियान कितना बड़ा फर्क है। एक बार जब सैफ अली ने स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड को मार दिया तो अगली बारी उनकी थी। यहां तक कि अगर सैफ अली अपने मौजूदा 2 मुखालफीन को हलाक न भी कर पाते, तब भी वो अपने जैसे कमजोर दुश्मनों पर हमला करके अपनी डप्पिलगिनगर महारत का बेहतरीन इस्तेमाल करते। कुछ देर के लिए स्टार लिंक के रिफाइनमेंट रिलिम और उससे ऊपर के माहिरीन में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। स्टैंड्स में मौजूद तमाशाई दंग रह गए। स्टार लिंक की मरकजी फौज में सबसे कमजोर खिलाड़ी रिफाइनमेंट रिलिम का माहिर था, और ये फौज आम माहिरीन की 10,000 रुकनी फौज को नीस्तो नाबूद करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। ताहम ये माहिरीन सिर्फ इसलिए भाग गए क्योंकि सैफ अली ने एक महारत इस्तेमाल की थी। वो उन चूहों की तरह लग रहे थे जो अभी अभी एक बलि के सामने आ गए हों। बहुत देर हो चुकी है। स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड पर एक नजर डालते हुए सैफ अली ने अपने हमजादों को उन दोनों माहिरीन को घेरने का इशारा किया। अगर वो चाहते थे कि जीरो विंग ये मुकाबला जीते तो वो किसी भी सूरत में इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। सैफ अली ने ट्वाइलाइट ब्लेड की महारतों को इस्तेमाल करने से खास तौर पर गुरेज किया था, क्योंकि उन्हें खदशा था कि स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड भाग जाएंगे। कुदरती तौर पर स्टार लिंक की बाकी मरकजी फौज भी अपने कमांडरों के भागते ही भाग खड़ी होती, और यह मतलूबा नतीजा नहीं था।
स्टार लिंक के रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन की तादाद जीरो विंग से कहीं ज्यादा थी। अगर ये रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन अलग होकर जीरो विंग की मरकजी फौज को निशाना बनाते तो वो एक इकाई के तौर पर काम करने के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन जाते। यहां तक कि सैफ अली भी अपना स्टेमिना खत्म होने से पहले इन रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन में से हर एक को मारने के काबिल नहीं होते। लिहाजा सैफ अली का मंसूबा शुरू से ही स्टार लिंक के अरकान को जितना मुमकिन हो सके एक दूसरे के करीब जमा करना था। इसके बाद वो इन माहिरीन को चुन चुन कर खत्म कर सकते थे और जीरो विंग की मरकजी फौज के लिए खतरे को कम कर सकते थे। इस वक्त तक स्टार लिंक के रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन में से सिर्फ आधे ही जिंदा थे। सैफ अली को उम्मीद थी कि वो इस तात्तुल को कुछ देर और बरकरार रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम करेंगे, लेकिन चूंकि जीरो विंग की मरकजी फौज हारने के करीब थी, इसलिए उन्होंने अपने मंसूबों को तब्दील करने का फैसला किया। अगरचे जीरो विंग की मरकजी फौज के पास अब भी 7000 से ज्यादा माहिरीन मौजूद थे, लेकिन इतनी बड़ी अफवाज के दरमियान लड़ाई तेजी से फैलती। लड़ाई के आगाज में हलाकतों की शरह इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खिलाड़ी तेजी से मरना शुरू हो जाते हैं। सैफ अली अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। जिस लम्हे सैफ अली के हमजादों ने स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड को घेरा, तमाम आठों ने मिलकर हमला कर दिया। बुनियादी औसाफ की बात की जाए तो सैफ अली को इस जोड़ी पर बहुत ज्यादा बरतरी हासिल थी। लिहाजा अगरचे हर हमजाद के पास सैफ अली के बुनियादी औसाफ का सिर्फ 85% था, फिर भी वो रफ्तार के मामले में स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड से कहीं बेहतर थे। मजीद बरा, जब से सैफ अली ने लाइफ पोशन इस्तेमाल करना शुरू किया था, उनकी दिमागी सलाहियत मुसलसल बेहतर हो रही थी। कास्टिंग गोल्ड स्टोन के असरात को शामिल करने के बाद सैफ अली अब अपने दो हमजादों को डोमेन रीलिम के करीब जंगी मेयार दिखाने के काबिल थे। इन दो आला माहिरीन को न सिर्फ एक डोमेन रीलिम माहिर का सामना करना पड़ा जिसके बुनियादी औसाफ ज्यादा थे, बल्कि उन्हें 7 दीगर माहिरीन का भी सामना करना पड़ा जो अंकरेन का मुकाबला कर सकते थे। पहले ही तबादले में स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड में से हर एक को कम अज कम 3 बराह रास्त ज़रबे लगे, जिससे उनकी HP फौरी तौर पर 50% से ज्यादा कम हो गए। लानत है, इस नतीजे ने स्टार्टिल्ड विंड को हैरान और मुश्तइल कर दिया। उसने पीछे हटना छोड़ दिया और मायूसी के आलम में अपनी हर एडवांस्ड बॉडी टेक्निक और जान बचाने वाली महारत का इस्तेमाल किया। ईवल ब्लेड गुस्से से धाड़ा और इस लड़ाई में अपनी मदद के लिए अपने हमजाद को बुलाया, लेकिन इसका हमजाद सैफ अली के मुकाबले में काफी कमजोर था, जिसके पास इसके कल औसाफ का सिर्फ 70% था। ज्यादा से ज्यादा ईवल ब्लेड का हमजाद सिर्फ एक ढाल के तौर पर काम कर सकता था, ज़रबें सह सकता था। वो सैफ अली के खिलाफ कोई खास जंगी ताकत दिखाने के काबिल नहीं था। दरी असना स्टार लिंक के पिछली सफ के हीलर्स ने दीवानावार उन दो आला माहिरीन पर शिफा बख्श मंतर फेंके। कुछ ने तो स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड को जिंदा रखने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड्स भी इस्तेमाल किए। इससे इन दो आला माहिरीन को मरने की फिक्र किए बगैर लड़ने और भागने का मौका मिला। लेकिन 50 गज से ज्यादा का फासला तय करने के बाद भी स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड सैफ अली से पीछा न छड़ा सके। यहां तक कि रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन भी इस लड़ाई का मुकाबला न कर सके और तीनों आला माहिरीन ने खतरनाक हद तक स्टेमिना और इर्तिकाज इस्तेमाल किया। मर जाओ, सैफ अली ने भी कोई कसर न छोड़ी, क्योंकि उनके तमाम 8 हमजादों ने बैक वक्त सोवर्ड्स ट्रांस माइग्रेशन का मुजाहिरा किया। इस तकनीक ने स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड की दिफा की हर कोशिश को नाकाम बना दिया, जिससे बाकी हमलों के लिए जरूरी रास्ता खुल गया। 1 ज़रब, 2 ज़रबें, 3 ज़रबें, पलक झपकते ही स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड में से हर एक को मजीद दर्जन भर जख्म आए। इससे पहले कि पिछली सफ के हिलर्स इस बारे में कुछ कर पाते, दोनों आला माहिरीन की HP 0 हो गई और उनके बेजान जिस्म जमीन पर गिर गए। स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड के मरने पर लड़ाई देखने वाले हर खिलाड़ी की सांसें थम गईं। यहां तक कि मिलन कूली, जो दूसरी मंजिल के VIP रूम से देख रहा था, भी हैरान रह गया। स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड दोनों गार्ड्स डोमेन के उरूज पर खड़े थे। इनमें से सिर्फ एक को मारने की कोशिश भी मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए शदीद सरदर्द का बाइस बनती, फिर भी सैफ अली ने दोनों को एक ही लम्हे में हलाक कर दिया था। अगरचे गार्ड्स डोमेन में इस पाए के माहिरीन को पीछे धकेलना आसान था, लेकिन उन्हें मारना दर्जनों गन्ना ज्यादा मुश्किल था। अगर एक आला माहिर फरार होने पर तवज्जो मरकूज करता, तो थोड़ा सा मजबूत माहिर भी उन्हें रोकना मुश्किल पाता। मजीद बरा,
स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड दोनों को मुतअद्दिद हीलर्स की मदद हासिल थी, फिर भी सैफ अली के हमले से कोई भी ना बच सका। चैप्टर 2232 अबियस मियान से बाहर। वो मर गए। डेलिकेट बिल ने सैफ अली की तरफ देखा। वो स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड को मैदान जंग से गायब होते देखकर हैरान रह गई। स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड की ताकत गार्ड्स डोमेन के आला माहिरीन में भी बेहतरीन थी। वो अकेले 3 या 4 डोमेन रीलिम माहिरीन के खिलाफ लड़ाई में बच सकते थे, फिर भी सैफ अली ने इन दोनों को तन्हा हलाक कर दिया था। ताहम सैफ अली वाकई इन दोनों को अकेले मारने में कामयाब हो गए थे। सैफ अली की ताकत महज खौफनाक थी। ताहम इससे पहले कि तमाशाई स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड की मौत के सदमे से संभल पाते, सैफ अली ने सौरोड डेमन और स्टार लिंक के दीगर डोमेन रीलिम माहिरीन की तरफ पेश कदमी की। अगरचे स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड के साथ सैफ अली की लड़ाई सुस्त लग रही थी, लेकिन यह सिर्फ चंद सेकंड तक जारी रही थी। सौरोड डेमन और दूसरों के लिए, जो आबिदा गाल और उनके साथियों की छेड़छाड़ के खिलाफ जिदोजहद कर रहे थे, ये चंद सेकंड 100 गज का फासला तय करने के लिए काफी नहीं थे। दूसरी तरफ सैफ अली को सिर्फ एक लम्हा दरकार था। कुदरती तौर पर सैफ अली ने इस लम्हे में सामने आने वाले दुश्मन के रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन को नहीं छोड़ा। मौत के फरिश्तों के एक गिरोह की तरह सैफ अली के हमजादों ने अपनी तलवारें लहराई और अपनी तलवार के हर वार के साथ एक जिंदगी छीन ली। क्या वो इंसान भी है? मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन ने खुली आंखों से देखा जब सैफ अली ने अपने पीछे रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन की लाशें छोड़ी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम के बरक्स, वो जानते थे कि स्टार्टिल्ड विंड और ईवल ब्लेड काफी ताकतवर थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दोनों डोमेन रीलिम माहिरीन कितने मजबूत थे। ताहम इनमें से अक्सर रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन की ताकत से बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि उन्होंने जाती तौर पर ऐसे माहिरीन से मुकाबला किया था। देखने वाले इन माहिरीन में से बहुत से खुद रिफाइनमेंट रीलिम तक पहुंचने के लिए कोशा थे, और फिर भी वो रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन जिन्हें वो रश्क की निगाह से देखते थे, सैफ अली के खिलाफ एक चाल से ज्यादा देर न टुक सके। उन्होंने सिर्फ सैफ अली को इन माहिरीन के पास से गुजरते हुए देखा, और एक लम्हे बाद वो खिलाड़ी जिनके पास से वो गुजरे थे रोशनी के जर्रात में तब्दील होकर गायब हो गए। जब सौरोड डेमन और उसके साथियों ने ये देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन सैफ अली को एक लम्हे के लिए भी रोकने में नाकाम रहेंगे। आखिरकार वो सिर्फ ये देख सकते थे कि सैफ अली और उनके दरमियान फासला कम होता जा रहा है। ब्लैक फुलियम, तुम कमीने, लो जीनिग्लो धाड़ा जब उसने स्टार लिंक की मरकजी फौज के पिछले हिस्से में सैफ अली की तबाही देखी। सब लोग हदफ तब्दील करो, अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करो। वो डोमेन रीलिम माहिरीन इस मुकाबले में स्टार लिंक की फौज का मरकज थे। अगर सैफ अली ने उन्हें खत्म कर दिया तो स्टार लिंक के लिए जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। शोला रानी, शाइस्ता और जीरो विंग के दीगर बुनियादी आला हुक्काम महज बहुत ज्यादा मजबूत थे। स्टार लिंक की मरकजी फौज के रेंजर्ड खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर अपनी तवज्जो सैफ अली की तरफ मबजूल कर ली और उन पर दीवानावार हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने पलक झपकते ही हजारों मंतर और तीर छोड़े जिनका रुख सैफ अली की तरफ था। यहाँ तक कि डोमेन रीलिम माहिरीन की भी रूह कांप जाए अगर उन्हें इतने सारे हमलों का सामना करना पड़े। ताहम इससे पहले कि ये हमले उनके करीब पहुंच पाते, सैफ अली ने कलंग रे की जगह इब्बिसिल ब्लेड ले ली। इसके बाद उन्होंने 9 ड्रैगन स्लैश को फाल किया, जिससे उनके गिर्द जादुई हथियार के 16 साए नमूदार हुए। सोवर्ड्स और बट इब्बिसिल ब्लेड के साए हैरत अंगेज रफ्तार से सैफ अली के गिर्द घूमने लगे। उनकी चमकती हुई तलवारों ने सितारों की एक कहकशां बना दी। ये मंजर सेहर अंगेज था। एक लम्हे बाद हजारों मंतर और तीर घूमते हुए सितारों से टकराए और फौरी तौर पर पाश पाश हो गए। इस तलवारों वाली कहकशां से एक भी हमला पार न हो सका। सोवर्ड्स और बट करने के लिए वक्त निकालने के बावजूद सैफ अली की रफ्तार कम नहीं हुई, क्योंकि वो सौरोड डेमन और दीगर डोमेन रीलिम माहिरीन के करीब पहुंचते रहे। बकवास, वो किस किस्म की महारत इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये नाकाबिले तस्खीर महारत है? नहीं, ये नाकाबिले तस्खीर महारत नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसके गिर्दमाना में उतार चढ़ाव आता। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ब्लैक फुलियम यकीनन कोई जंगी तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। एक जंगी तकनीक इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? हम हजारों हमलों की बात कर रहे हैं। क्या खिलाड़ी जंगी तकनीकों से इतने हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर बन सकते हैं? कई तमाशाई माहिरीन दंग रह गए जब उन्होंने ये मंजर देखा।
इन सब ने पहले भी माहिरीन को फौज के कमांडर को हलाक करने के लिए बड़ी अफवाज पर हमला करते देखा था। दर हकीकत गार्ड्स डोमेन में ये एक आम बात थी। गार्ड्स डोमेन में इतनी सारी महारतें, मंत्र और औजार दस्तयाब थे और एक ताकतवर औजार के साथ खिलाड़ी अकेले ही दसियों हजार खिलाड़ियों की फौजों का सफाया कर सकते थे। ताहम उन्होंने कभी किसी खिलाड़ी को जंगी तकनीक पर भरोसा करते हुए हजारों हमलों के दरमियान से इतनी आसानी से गुजरते हुए नहीं देखा था। इनमें से कुछ हमले टायर 3 हमलों जितने ताकतवर थे और उनमें से हर एक माहिर की तरफ से किया गया था। वो सब नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त थे, यहां तक कि चोटी के माहिरीन का भी भुरकस निकल जाता। ताहम इनमें से कोई भी हमला सैफ अली तक न पहुंच सका। सितारों की जिस कहकशां को उन्होंने बुलाया था उसने इनमें से हर एक को गिरा दिया। अगरचे इब्बिसिल ब्लेड सैफ अली की लीवलिंग के साथ हम आहंग नहीं रह सका था, लेकिन जादुई हथियार की हैरत अंगेज महारतें अब भी मुफीद थी। 9 ड्रैगन स्लैश खास तौर पर गिरोही लड़ाइयों में एक बड़ी मदद थी। बुलाए गए साए खुद इब्बिसिल ब्लेड से भी ज्यादा मुफीद थे क्योंकि हमले उन पर असरअंदाज नहीं होते थे। जब सैफ अली ने उन सायादार तलवारों को ओसवर्ड्स और बटर के साथ इस्तेमाल किया तो ये तकनीक सैफ अली की सबसे मजबूत दिफाई चाल साबित हो सकती थी। ये मत सोचना कि मुझे मारना इतना आसान है। सौरभ डेमन जानता था कि फरार मुमकिन नहीं है क्योंकि इसने सैफ अली की तेज रफ्तार पेश कदमी देखी। उसने फौरी तौर पर तलवारबाज के खिलाफ अपनी सबसे मजबूत चाल इस्तेमाल की। सौरभ डेमन की गिरफ्त में मौजूद जुड़वां तलवारों से एक कसीफ तारीक तवानाई खारिज होने लगी और उसके गिर्द का माहौल बहुत ज्यादा बोझल महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे इसके गिर्द की जगह इस तारीक तवानाई के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद सौरभ डेमन ने क्रॉस स्लैश का इस्तेमाल किया जिससे तारीक तवानाई का एक सिया क्रॉस सैफ अली की तरफ उड़ा। यह हमला सौरभ डेमन की बका की आखिरी उम्मीद थी। जब तक सैफ अली के गिर्द सितारों की कहकशां मौजूद रहती, स्टारलिंक के रेंजड खिलाड़ी बेकार रहते, लेकिन अगर सौरभ डेमन इस कहकशां को तोड़ देता तो स्टारलिंक जीरो विंग के गिल्ड लीडर के खिलाफ अपना हमला जारी रख सकता था। सैफ अली हमलों से निपटने पर मजबूर हो जाते जिससे सौरभ डेमन को फरार होने का मौका मिल जाता। बूम! एक जोरदार धमाके ने इमरान जंग को हिलाकर रख दिया। जिस लम्हे तारीक क्रॉस सितारों की कहकशां से टकराया जिससे एक ताकतवर तूफान पैदा हुआ जो पूरे इलाके में फैल गया। जैसे ही जगह उधड़ने लगी सिया शिगाफ नमूदार हुए। ताहम जब धूल छटी तो सौरभ डेमन ने जो देखा उसने उसे हक्का बका कर दिया। इसका हमला जिसमें मीथक राकेशों के हमलों का मुकाबला करने की ताकत थी, सैफ अली के गिर्द दिफाई कहकशां का कुछ ना बिगाड़ सका। उसने घूमती हुई रोशनियों को थोड़ी देर के लिए तलवारबाज के करीब धकेलने के सिवा कुछ नहीं किया था इससे पहले कि वो अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाए। कितनी ताकत है! अगर मैं स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड के साथ अपनी लड़ाई के दौरान असेंशन रेलिम तक ना पहुंचा होता तो मेरा स्वर्ड्स और बट टूट जाता। सैफ अली ने सौरभ डेमन को एक हैरान कुन नजर से देखा। खिलाड़ी इस नान जंग में बरसरक महारतें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए टायर 2 खिलाड़ी के लिए टायर 4 ताकत दिखाना अमली तौर पर नामुमकिन था। यहां तक कि सैफ अली भी ऐसा नहीं कर सकते थे। नतीजे के तौर पर उनके पास सौरभ डेमन के हमले को रोकने के लिए अपने इब्बिसिल ब्लेड के सायों की ताकत को यकजा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस आखिरी हमले के बाद सौरभ डेमन का हाला काफी हद तक कमजोर हो गया था। इस मौका का फायदा उठाते हुए सैफ अली ने अपने हमजादों के साथ मिलकर सौरभ डेमन पर हमला कर दिया। इस डोमेन रेलिम माहिर को शिकस्त देना स्टार्टिल्ड विंड और इवल ब्लेड के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान था। जिस लम्हे सौरभ डेमन की जान बचाने वाली महारतें खत्म हुईं, सैफ अली ने इसे हलाक कर दिया और अपने अगले हदफ की तरफ बढ़ गए। इस मंजर ने तमाशाइयों को बेजबान कर दिया। हजारों हमलों की बौछार के बावजूद सैफ अली ने सौरभ डेमन को हलाक कर दिया था। उनकी ताकत मुज़हका खेज थी। जब लो जीनिग्लो ने एक और डोमेन रेलिम माहिर को गिरते देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। सौरभ डेमन के मरने के फौरन बाद विंड डेमन और कलार्ड माउंटेन जो करीब तरीन डोमेन रेलिम माहिरीन थे, सैफ अली की तलवारों का शिकार हो गए। हैरत अंगेज तौर पर शाइस्ता और यान तियानसंग ने कामयाबी से 3 किल्स को हलाक कर दिया था, जबकि शोला रानी और तारिक महमूद ने अनकरेन का खात्मा कर दिया। इस पेश रफ्त की वजह से स्टारलिंक के हौसले पस्त हो गए। सैफ अली के ट्वाइलाइट ऑफ दी गार्ड्स को फाल करने के 2 मिनट से भी कम वक्त में स्टारलिंक के तमाम डोमेन रेलिम माहिरीन हलाक हो चुके थे। मजीद बरा स्टारलिंक के पास 200 से भी कम रिफाइनमेंट रेलिम माहिरीन बाकी रह गए थे।
हर कोई देख सकता था कि जीरो विंग की मरकजी फौज को 6000 से ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा था, फिर भी उसने फतह हासिल करने का मौका हासिल कर लिया था। अगर जीरो विंग के बाकी मानदा अरकान करीबी जंगल में छप जाते तो वो अपना स्टेमिना और इर्तिकाज बहाल कर सकते थे, जिससे इस मुकाबले का बाकी हिस्सा थका देने वाली जंग में तब्दील हो जाता। हमें आगे क्या करना चाहिए गिल्ड लीडर? क्या हमें वो चाल इस्तेमाल करनी चाहिए? लो जीनिग्लो के पास से एक अजीब सिया लिबादे में मलबूस औरत ने पूछा। वो मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड है, मैं इसे यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लो जीनिग्लो ने सर हिलाते हुए कहा। सैफ अली को गुस्से से घूरते हुए लो जीनिग्लो ने बात जारी रखी, हम पीछे हट रहे। लो जीनिग्लो फिर मान जंग से चला गया और स्टार लिंक के बाकी माहिरीन भी एक एक करके चले गए। 1 मिनट से भी कम वक्त में लड़ाई खत्म हो गई और मान जंग के ऊपर एक पैगाम नमूदार हुआ। फातेह जीरो विंग। चैप्टर 2233 नई ताकत। जैसे ही सिस्टम ने मुकाबले की फतह का ऐलान किया, पूरे हाल में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद ही तमाशाई अपने होश में आए। क्या जीरो विंग जीत गया? बस इतनी आसानी से? तमाशाइयों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब वो मान जंग के ऊपर मंडलाते हुए अल्फाज को घोर रहे थे। अगरचे जीरो विंग ने स्टार लिंक के तमाम आला जंगजुओं को हलाक कर दिया था, लेकिन जीरो विंग की फौज को नुकसान उठाना पड़ा था। इतनी लंबी लड़ाई के बाद जीरो विंग के आला जंगजुओं का स्टेमिना और इर्तिकाज काफी हद तक खत्म हो चुका होगा। अगर वो इस लड़ाई को जारी रखते तो वो गालिबन थकन से गिर जाते। मजीद बरा जीरो विंग के 300 रुकनी हरावुल दस्ते में सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा बचने वाले बाकी थे। इनमें से 70 से भी कम रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन थे। इसके बरक्स, अगरचे स्टार लिंक ने अपने तमाम डोमेन रिलिम माहिरीन खो दिए थे, लेकिन इसके पास अब भी 200 से ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन मौजूद थे। मजमूई तौर पर जीरो विंग अब भी नुकसान में था। सबसे अहम बात यह है कि स्टार लिंक की मरकजी फौज ने जीरो विंग की मरकजी फौज को इस हद तक कुचल दिया था कि उसे अब फौज भी नहीं कहा जा सकता था। जीरो विंग के लिए सूरत हाल को संभालना आसान न होता, और फिर भी स्टार लिंक ने खुद ही शिकस्त तस्लीम कर ली थी। स्टार लिंक ने हथियार डाल दिए। डेलिकेट बिल्ड ने लो जीनिग्लो को देखा, जो पहले ही डिवाइन कोलोसेम के मैन हॉल में वापस आ चुका था, हैरत से। इसे कभी इस नतीजे की तवक्को नहीं थी। स्टार लिंक डार्क नाइट एम्पायर का हाकिम था और एक ऐसा गिल्ड था जो मशरकी और मगरबी दोनों बर्रे आजमों पर बैक वक्त तरक्की कर रहा था। इस गिल्ड के जेरे कमान बेशुमार माहिरीन थे, फिर भी स्टार लिंक ने इतनी अजीब तरह से हथियार डाल दिए। हाय हाय, मैंने तुमसे कहा था कि नतीजा पत्थर पर लकीर नहीं है। जीरो विंग जीत गया है, इन लीडिंग हार्ट ने डेलिकेट बिल्ड को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी जश्न ना मनाओ। स्टार लिंक शायद हार गया हो, लेकिन इस बात का कवी इम्कान है कि इसने अपनी असल ताकत को छुपाने के लिए हथियार डाले हों, डेलिकेट बिल्ड ने अपनी जबान दबाते हुए कहा। अगर स्टार लिंक ने अपनी ताकत छुपाने के लिए इतने अहम मुकाबले में शिकस्त कबूल की है, तो उसके पास जरूर कुछ बड़ा छुपा हुआ है। इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि जीरो विंग जीत गया, इन लीडिंग हार्ट ने हंसते हुए कहा। सल्तनत का हर खिलाड़ी ये मैच देख रहा था। अब जबकि जीरो विंग जीत गया है, वो ताकतें जो पहले गिल्ड की ताकत पर शक करती थीं, अब जीरो विंग का साथ देना शुरू कर देंगी। इन लीडिंग हार्ट नहीं जानता था कि स्टार लिंक क्या मंसूबाबंदी कर रहा है, लेकिन यह हकीकत कि जीरो विंग ने ये 10,000 बमुकाबला 10,000 मैच जीत लिया था, नाकाबिले तरदीद। आज डार्क नाइट एम्पायर एक नए दौर में दाखिल हो गई। स्टार लिंक का अब सल्तनत पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके बजाय 2 ताकतें कंट्रोल के लिए मुकाबला करेंगी। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जो किसी एक का इंतखाब करने में हिचकिचा रही थीं, अब जीरो विंग की तरफ लपकेंगी। डार्क नाइट एम्पायर बहुत बड़ी थी, और अगरचे ये स्टार लिंक इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के कंट्रोल में दिखाई देती थी, लेकिन तीनों सुपर पावर्स सिर्फ सल्तनत के बुनियादी इलाकों पर ही हुक्मरानी करती थी। वहां बहुत से छोटे गुमनाम शहर थे जो उन तीनों सुपर पावर्स से आजाद थे, जिन पर उभरती हुई ताकतों का कंट्रोल था। दुनिया भर की कारपोरेशंस गार्ड्स डोमेन में सरमायाकारी करने के लिए सरगर्म अमल थी, और जहां कुछ ने मौजूदा गिल्ड्स में सरमायाकारी की, वहीं दूसरों ने अपने गिल्ड्स बनाने का इंतखाब किया था। नतीजे के तौर पर गार्ड्स डोमेन में हर जगह उभरती हुई ताकतें खुफिया तौर पर उभर रही थी। कुदरती तौर पर डार्क नाइट एम्पायर भी इससे मुस्तसन नहीं थी। दरी असना
ये उभरती हुई ताकतें पूरी सल्तनत में छोटे गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों को अपने साथ मिला रही थीं, और इस वक्त तक वो फर्स्ट रेट गिल्ड्स से कमजोर नहीं थी, कुछ तो इससे भी ज्यादा मजबूत थीं। चूंकि इन उभरती हुई ताकतों के अपने एजेंडे थे, इसलिए वो स्टार लिंक के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद वो सुपर पावर की मुखालफत करने की हिम्मत भी नहीं रखती थी। नतीजे के तौर पर वो एक अजीब पोजीशन में रही थी। ताहम अब जबकि जीरो विंग ने स्टार लिंक को शिकस्त दे दी थी और डार्क नाइट एम्पायर में खुद को इतना ही ताकतवर साबित कर दिया था, ये उभरती हुई ताकतें स्टार लिंक के खिलाफ काम करने के लिए बेताबी से जीरो विंग के साथ इत्तेहाद करेंगी। डेलिकेट बिल्ड के पास उन लीडिंग हार्ट को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी नजरें सैफ अली पर जमाए, जो अभी अभी नान जंग से निकला था। ऐसा लगता है कि मुझे इसकी इत्तला पुराने कमांडर को देनी पड़ेगी, डेलिकेट बिल्ड ने जीरो विंग के गिल्ड लीडर को देखते हुए सोचा। इन लीडिंग हार्ट गलत नहीं था, एक जीत बस एक जीत थी। आज से डार्क नाइट एम्पायर के पास एक नई ताकत थी, जीरो विंग। दरी असना डिवाइन कोलोजम के दूसरे फ्लोर के VIP रूम्स में से एक में हैप्पी आर्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी जब वो इस मुकाबले के नतीजे को घोर रही थी। गिल्ड लीडर जीरो विंग जीत गया, हैप्पी आर्ट ने हैरत ज़दा होकर बुड़बुड़ाया। उसने इसरार किया था कि जीरो विंग एक बेहतरीन गिल्ड है, लेकिन इसे वाकई ये तवक्को नहीं थी कि वो इस मुकाबले में स्टार लिंक को शिकस्त दे देगा। दोनों गिल्ड्स के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। मैं देख सकता हूँ, मीलनकूली ने हैप्पी आर्ट के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जीरो विंग ने यकीनन मुझे हैरान कर दिया है। ऐसी ताकत के साथ हमारे पास कला हासिल करने का बहुत बेहतर मौका होगा। मुझे वाकई आपकी सिफारिश और रिपोर्ट्स के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जीरो विंग के साथ हमारे ताउन का मामला अब पर छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि अब ब्लैक फुलियम को मेरी तरफ से कुछ बताएं, दूसरे हमेशा उन लोगों से हसद करेंगे जो नुमायां होते हैं। यहां तक कि सपर गिल्ड्स भी जीरो विंग की हैरत अंगेज तरक्की की रफ्तार से हसद करेंगे। मीलनकूली को खास तौर पर जीरो विंग के दीगर माहिरीन की परवाह नहीं थी, लेकिन इस लड़ाई में इसके हरावल दस्ते ने जो ताकत दिखाई थी, इसने इसे हैरान कर दिया था। अब वो कमोबेश समझ गया था कि सैफ अली इतना पुरएतिमाद क्यों था। जीरो विंग की तरक्की की शरह बहुत खौफनाक थी। ये एक सल्तनत में एक गुमनाम गिल्ड से इतने कम वक्त में स्टार लिंक के हरीफ के तौर पर उभरा था। मजीद बरा, उसने कामयाबी से इतने सारे ताकतवर माहिरीन की परवरिश की थी। जीरो विंग की कामयाबी के पीछे यकीनन कोई राज था जिसने मीलनकुली को भी लिलचाया था। मैं समझ गई, हैप्पी आर्ट ने सर हिलाते हुए कहा। जबकि हर कोई मुकाबले के नतीजे पर बहस कर रहा था, सैफ अली, जो अभी अभी नान जंग से निकले थे, उलझन में थे। वो जंगल में पीछे हटने का हुक्म देने के लिए तैयार थे, स्टार लिंक की बाकी मानदा अफवाज के खिलाफ गोरीला हरबे इस्तेमाल करने के लिए। उनकी हिकमत अमली न सिर्फ जीरो विंग की अददी कमी को पूरा करती, बल्कि इससे उनके खिलाड़ियों को अपना स्टेमिना और इर्तिकाज बहाल करने का वक्त भी मिलता। अपनी लेवल और औसाफ की बरतरी के साथ वो स्टार लिंक के बच जाने वालों को खत्म कर सकते थे। उन्हें कभी तवक्को नहीं थी कि लोजीनिग्लो इतनी जल्दी हार मान लेगा। सैफ अली को यह सूरत हाल अजीब लगी, क्योंकि ये लोजीनिग्लो के आमतौर पर जल्दबाज रवैये से मील नहीं खाती थी। बस इस बारे में भूल जाओ। बहरहाल हम जीत गए हैं, सैफ अली ने इस मसले को मुस्तरद करते हुए अपना सर हिलाया। सबसे ज्यादा अहमियत इस शोहरत की थी जो जीरो विंग को अपनी जीत से हासिल होगी। अगरचे जीरो विंग ने डार्क नाइट एम्पायर में कदम जमा लिए थे, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फराहम करदा फवाइद के बावजूद इसने अभी तक कोई तरक्याती पेशरफ्त नहीं की थी। स्टार लिंक महज बहुत ज्यादा मजबूत था। ताहम सल्तनत में स्टार लिंक के वकार को नुकसान पहुंचेगा, जबकि जीरो विंग का वकार बुलंद होगा। इसके बाद जीरो विंग आखिरकार सल्तनत के बासलाहियत खिलाड़ियों को अपनी तरफ रागिब कर सकेगा। अगर कोई गिल्ड एक हकीकी सुपर पावर बनना चाहता है, तो उसे काफी बासलाहियत खिलाड़ियों और माहिरीन की जरूरत होती है। अगरचे जीरो विंग इस पहलू में पहले ही फर्स्ट रेट गिल्ड से आगे निकल चुका था, लेकिन वो सुपर पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस मुकाबले ने ये बात वाजे कर दी थी। हर तरफ के रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। दूसरे पहलुओं का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मजीद रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन हासिल करने के लिए जीरो विंग को बड़ी तादाद में बासलाहियत खिलाड़ियों और माहिरीन को भर्ती करने की जरूरत थी, लेकिन स्टार मून किंगडम की खिलाड़ियों की आबादी पर इन्हिसार करना काफी नहीं था।
सबसे अहम बात यह है कि जीरो विंग ने इस मुकाबले के दौरान अपनी बहुत ज्यादा ताकत जाहिर कर दी थी। सुपर पावर्स गिल्ड में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगी। सैफ अली को जीरो विंग की मजमूई ताकत को जल्द अज जल्द बढ़ाने की जरूरत थी। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली की नजरें इन 10,000 कदीम सोने पर गईं जो उन्होंने लोजीनिग्लो से जीते थे। 10,000 कदीम सोने के सके। स्टार लिंक के लिए भी ये रकम हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। अगर सैफ अली ने मुकाबले से पहले लोजीनिग्लो के साथ मुआहदा न किया होता तो लोजीनिग्लो गालिबन अपनी बात से फिर जाता, चाहे इससे इसकी साख को नुकसान ही क्यों ना पहुंचता। कदीम सोने के सके हासिल करना बेहद मुश्किल था। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर ज्यादातर आजाद माहिरीन सिर्फ कदीम तांबा कमाते थे और बहुत ही कम लोग कदीम चांदी के सके कमाते थे। सिर्फ सुपर पावर्स ही कदीम सोने के सके कमाने के लिए इतनी मजबूत थी। अब वक्त आ गया है कि मैं ड्रैगन हार्ट आइलैंड का दौरा करूं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए सोचा। उन्होंने फर्ज किया था कि वो 13 थरूनस के साथ अपना मुआहदा पूरा करने के बाद ही इतने कदीम सोने के सके कमाएंगे, लेकिन अब जबकि वो उनके हाथ में थे वो ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर अपनी जगह महफूज कर सकते थे। बाद में सैफ अली ने डार्क नाइट एम्पायर के मामलात आबिदा गाल के सुपुर्द कर दिए, जबकि वो खुद ड्रैगन हार्ट आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। चैप्टर 2234 दुकान की खरीदारी। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी में स्टार लिंक की रहाइशगाह। जैसे ही लोजीनिग्लो अपने खामोश दफ्तर में दाखिल हुए, उन्होंने कमरे में किसी को बैठे हुए देखा। जैसे ही ब्राइट डान ने भी मेहमान को देखा, उसने खुद को अपने गिल्ड लीडर के सामने खड़ा कर लिया। स्टार लिंक की रहाइशगाह की सख्त निगरानी की जाती थी और गिल्ड का यह उसूल था कि गिल्ड लीडर की इजाजत के बगैर किसी को भी उनके दफ्तर में अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि स्टार लिंक के वाइस गिल्ड लीडर ब्राइट डान भी इससे मुस्तसन नहीं थे। और फिर भी कोई गिल्ड लीडर के दफ्तर में बैठा बज़ाहिर इंतजार कर रहा था। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इस खिलाड़ी ने स्टार लिंक का गिल्ड एम्बलम नहीं पहना हुआ था, और अगर ब्राइट डान ने इस खिलाड़ी को ना देखा होता तो उसे इस मेहमान का बिल्कुल पता ना चलता। ऐसा लगता था जैसे ये शख्स उस कमरे में मौजूद ही नहीं है। अगरचे ब्राइट डान डोमेन रीलिम का माहिर नहीं था, लेकिन वो वाइड रीलिम का माहिर था, एक चोटी का माहिर। उसने अपने पांचों हवास को उनकी आखिरी हदों तक तेज कर रखा था। वो एक छोटी सी मक्खी को भी महसूस कर लेता, एक जिंदा इंसान तो दूर की बात है। ताहम जब चांदी के चमड़े की ढाल पहने इस नौजवान की बात आई तो वो इसे बराह रास्त देखने के बावजूद महसूस नहीं कर सका। जैसे ही ब्राइट डान ने इसे घूरा, उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा है, फिर भी वो महसूस नहीं कर सका कि खतरा कहां से आ रहा है। जबकि ब्राइट डान इस कश्मकश में था कि उसे क्या करना चाहिए, लोजीनिग्लो बोले, डान हमें अकेला छोड़ दो। समझ गया। इस हुक्म ने ब्राइट डान को मतला कर दिया कि इसका गिल्ड लीडर इस अजनबी से वाकिफ है। ताहम जाने से पहले उसने सोफे पर बैठे दुबले पतले नौजवान पर एक आखिरी नजर डाली। ब्राइट डान के गिल्ड लीडर के दफ्तर से निकलने के बाद लोजीनिग्लो नौजवान के सामने बैठ गए। तुम यहाँ क्यों हो, ब्लू मास्क? लोजीनिग्लो ने सर्द लहजे में पूछा। मैं यहाँ इस काम की पेशरफ्त मालूम करने आया हूँ जो इस अजीम शख्सियत ने आपके सुपुर्द किया है। जाहिर है, नौजवान, ब्लू मास्क ने लोजीनिग्लो के सर्द रवैये से बेनियाज होकर जवाब दिया। मुतमईन रहो, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं जाती तौर पर इस मामले की रिपोर्ट दूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लोजीनिग्लो ने कहा। अच्छा, ब्लू मास्क ने सर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने बात जारी रखी। ताहम मैंने सुना है कि जीरो विंग ने आपके गिल्ड को शिकस्त दे दी है। ये काफी दिलचस्प है। मैं सिर्फ जीरो विंग को थोड़ी देर और जीने दे रहा हूँ, लोजीनिग्लो ने कहा। इसका चेहरा तारीक हो गया। एक बार जब मैंने अपने काम मुकम्मल कर लिए तो मैं जीरो विंग को मायूसी का मतलब सिखाऊंगा। इसके पास अपने ट्रम्प कार्ड को छुपाने के लिए हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो सैफ अली और जीरो विंग को मुआफ कर दे। जब वक्त सही होगा तो उन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर को भी अपनी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जीरो विंग का तो जिक्र ही किया है। गलत ना समझना, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जीरो विंग की बात कर रहा हूं। अपने पस मंजर की कमी के बावजूद उसने इतनी जबरदस्त रफ्तार से तरक्की की है और इतने सारे ताकतवर माहिरीन की परवरिश की है। जीरो विंग ने तुम्हारे मातहतों को भी शिकस्त दे दी है, नौजवान ने कंधे उचकाती हुए कहा।
हर मौजूदा सुपर पावर सिर्फ सरमाए और वसाइल की कसरत की वजह से ऐसी बनी थी। ये खास तौर पर माहिरीन की परवरिश के मामले में सच था। ये कारनामा अंजाम देने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं था। ताहम सरमायाकारों की कमी के बावजूद जीरो विंग ने बार बार हैरत अंगेज तरक्की की शरह दिखाई थी। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि जीरो विंग कोई राज नहीं छुपा रहा। क्या तुम वाकई दिलचस्पी रखते हो? ब्लू मास्क के तबसरे ने लो जीनिग्लो को हैरान कर दिया। इस नौजवान ने कभी अपनी फिक्रों के अलावा किसी चीज पर तवज्जो नहीं दी थी और अपनी जात से बाहर उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं वो नहीं हूं जो दिलचस्पी रखता है, वो अजीम शख्सियत है, ब्लू मास्क ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। वो अजीम शख्सियत गालिबन बातचीत के लिए जीरो विंग से राब्ता करेगी। वो अजीम शख्सियत जीरो विंग में दिलचस्पी रखती है। लो जीनिग्लो दंग रह गया। लो जीनिग्लो स्टार लाइन कारपोरेशन का वारिस था और हकीकी दुनिया में आला मकाम और बेपना असर व रसूख रखता था, लेकिन इस शख्स के मुकाबले में वो एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। लो जीनिग्लो ने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग जैसा मामूली कीड़ा इस शख्स की तवज्जो हासिल कर लेगा। ये ठीक है, मेरी तजवीज होगी कि तुम जीरो विंग के साथ छेड़छाड़ से बचो, कम अज कम तब तक जब तक तुमने अपने काम मुकम्मल नहीं कर लिए, ब्लू मास्क ने कहा। मैं समझ गया हूं, लो जीनिग्लो ने सर हिलाया। चूंकि इस अजीम शख्सियत ने जीरो विंग पर कोई इक़दाम करने का फैसला कर लिया था, इसलिए लो जीनिग्लो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर वो नाकाम रहे तो जीरो विंग तबाह हो जाएगा, चाहे वो खुद कोई इक़दाम ना भी करे। जबकि डार्क नाइट एम्पायर स्टार लिंक और जीरो विंग के दरमियान मैच के बारे में शोर मचा रही थी, सैफ अली खुफिया तौर पर बहरान मुर्दार में ड्रैगन हार्ट आइलैंड पहुंच गए। ड्रैगन हार्ट सिटी इस वक्त लोगों से भरा हुआ था और जैसे ही सैफ अली शहर की सड़कों पर घूमे, वो बता सकते थे कि ये शहर सल्तनतों के दारुल हुकूमतों से भी ज्यादा खुशहाल था। बहरान मुर्दार में वाहिद बड़े पैमाने पर आजाद एनपीसी शहर के तौर पर यहाँ बहुत सी ताकतें जमा थीं। यहाँ तक के शाज व नादिर ही नजर आने वाली गैर जानिबदार ताकतें और बहरी ताकतें भी अक्सर यहाँ आती थीं, खास तौर पर गैर जानिबदार ताकतें। गैर जानिबदार ताकतें इतनी मजबूत थीं कि सुपर पावर्स भी समंदर में उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करती थीं। ये गैर जानिबदार ताकतें गैर इंसानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थीं। जमीन के बरक्स समंदर में गैर इंसानी खिलाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं थी। उनकी बरतर नस्ली खुसूसियात के साथ ये तसव्वुर करना आसान था कि खिले समंदर में ये गैर इंसानी ताकतें कितनी ताकतवर होंगी। गैर इंसानी खिलाड़ी लीवलिंग की रफ्तार और जंगी ताकत के कारनामों दोनों में इंसानी खिलाड़ियों से बरतर थे। इन खिलाड़ियों को सिर्फ एक ही नुकसान का सामना करना पड़ता था, वो था प्रमोशन कोस्ट्स, जो इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल थे। जहां तक बहरी ताकतों का ताल्लुक है, वो अपने जहाजों से बात करती थीं। बहरी ताकतें इस तरह लड़ती थीं कि इनफरादी खिलाड़ियों की ताकत तकरीबन बेअसर हो जाती थी। यही वजह थी कि ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर कदम जमाना इतना मुश्किल था और क्यों इतनी सारी ताकतें ऐसा करने की कोशिश करती थीं। सैफ अली को अपनी पिछली जिंदगी में ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर कदम जमाने का मौका नहीं मिला था। ज्यादा से ज्यादा वो वर्ल्ड टावर को चैलेंज करने के लिए टीमों की क़यादत जजीरे तक करने के काबिल रहे थे। उनके गिल्ड की जजीरे पर आर्जी रहाइशगाह भी नहीं थी। ताहम सैफ अली इस जिंदगी में बहुत पहले ड्रैगन हार्ट आइलैंड पहुंच गए थे। मजीद बरा उनके पास यहाँ कदम जमाने की सलाहियत थी। वो इस सूरत हाल पर अफसोसनाक आह भरे बगैर न रह सके। मैंने अपनी आखिरी जिंदगी में टायर 3 प्रमोशन की तैयारी का बेहतरीन मौका गंवा दिया था। मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा, सैफ अली ने अपने अब से अहद किया। जब उन्होंने ड्रैगन हार्ट सिटी के सिटी हॉल को देखा, उनका दिल जोश से धड़क रहा था। टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट को मुकम्मल करना एक शदीद चैलेंज था। खिलाड़ियों को न सिर्फ एक खास हद तक ताकत की जरूरत थी, बल्कि उन्हें मखसूस बैरूनी अशिया की मदद की भी जरूरत थी। खुशकिस्मती से ड्रैगन हार्ट सिटी के पास पेश करने के लिए बहुत सी अशिया थीं। जब तक वो यहाँ एक दुकान खरीद सकते थे, वो एनपीसी के पास फरोख्त के लिए मौजूद बहुत सी अशिया खरीद सकते थे। ये ड्रैगन हार्ट सिटी में अशिया हासिल करने के सबसे काबिल एतमाद तरीकों में से एक था। यकीनन दस्तयाब अशिया का मयार बड़ी हद तक दुकान के मकाम और रैंक पर मुनहसिर होगा। माजी में बहुत सी ताकतें ड्रैगन हार्ट सिटी में दुकान कायम करने में नाकाम रही थीं और नतीजे के तौर पर वो टायर 3 खिलाड़ियों के मामले में पीछे रह गई थी। सैफ अली इस जिंदगी में ये मौका नहीं गिनवाएंगे।
सैफ अली तेजी से सिटी हॉल में दाखिल हुए और एक एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे चलते हुए वो एक खूबसूरत इस्तकबालिया कमरे में पहुंच गए। एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर ने फिर ड्रैगन हॉट सिटी में दस्तयाब दुकानों की फहरिस्त निकाली, जिससे सैफ अली को अपने इख्तियारात पर गौर करने का कुछ वक्त मिला। आला स्टार रैंक वाली दुकान खरीदना इस वक्त सैफ अली के लिए सबसे अहम चीज थी, लेकिन उनके पास मौजूद कदीम सोने की मिकदार को मद्देनजर रखते हुए उनके इंतखाब महदूद थे। अगर वो 2 स्टार दुकान खरीदना चाहते तो उनके पास वाहिद ऑप्शन ग्रोसरी स्टोर्स थे। वो महज 2 स्टार कीमिया वर्कशॉप अलोहार खाना खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। यकीनी तौर पर मैं शहर के अंदरूनी इलाके में ग्रोसरी स्टोर तक महदूद हूँ। फहरिस्त को कुछ देर देखने के बाद सैफ अली ने खुद को एक कंगाल महसूस किया। दस्तयाब तकरीबन तमाम 2 स्टार दुकानों की कीमत 10,000 कदीम सोने से ज्यादा थी। कुछ ज्यादा महंगी दुकानों की कीमत तो 30,000 कदीम सोने तक थी। ताहम जैसे ही सैफ अली ने 2 स्टार ग्रोसरी स्टोर खरीदने पर गौर किया, उन्होंने फहरिस्त के बिल्कुल नीचे 1 स्टार दुकान देखी। दूसरी दुकानों के बरक्स इस 1 स्टार दुकान का नाम सुरमई रंग में लिखा हुआ था। जब उन्होंने दुकान का नाम पढ़ा तो सैफ अली दंग रह गए। वेंडर्स शॉप चैप्टर 2235 दुकान का राज। जब सैफ अली ने वेंडर शॉप के अल्फाज देखे तो उनका दिल जोश और हैरत से भर गया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इतने सुनहरी मौके से फायदा उठा सकेंगे। क्या मैं ये वेंडर्स शॉप खरीद सकता हूँ? सैफ अली ने अपने पास मौजूद खातून LVNPC से पूछा। ज्यादातर खिलाड़ी वेंडर्स शॉप को नहीं पहचानेंगे, यहां तक कि मौजूदा सुपर पावर्स भी गालिबन इससे बेखबर थीं कि ये किया है। ताहम हर ताकत वेंडर्स शॉप को उसके दूसरे नाम से पहचान लेगी। ब्लैक मार्केट गार्ड्स डोमेन के तारीख पहलू पर मौजूद थी, लेकिन इसका असर गेम के बहुत से गैर जानिबदार इलाकों में पाया जा सकता था और ब्लैक मार्केट में हमेशा फरोख्त के लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया मौजूद होती थी। कोई भी एनपीसी ऑक्शन हाउस ब्लैक मार्केट की अशिया का मुकाबला करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। ताकतवर पोशनर्स और जंगी तकनीकें अक्सर दस्तयाब होती थीं, और अगर कोई वाकई खुशकिस्मत होता तो उसे फ्लाइंग माउंट अफ्रीगुनेटेड लेजेंडरी आइटम भी मिल सकता था। कोई कह सकता था कि ब्लैक मार्केट अमीरों के लिए जन्नत थी। कुदरती तौर पर वेंडर्स शॉप खरीदना आसान नहीं था। ये मुख्तलिफ गैर जानिबदार एनपीसी शहरों में तसादफी तौर पर जाहिर होती थी। मजीद बरआं ये गायब होने से पहले सिर्फ एक खास वक्त तक शहर में रहती थी। उसे खरीदने के लिए नाकाबिले यकीन किस्मत की जरूरत होती, और अब वेंडर्स शॉप ड्रैगन हॉट सिटी में थी और उसकी कीमत सिर्फ 9,000 कदीम सोना थी, जो इत्तेफाक से सैफ अली के बजट के अंदर थी। यकीनन अब कर सकते हैं, ताहम आपको उसे खरीदने के बाद दूसरी जरूरियात के लिए तब्दील करने की इजाजत नहीं है। आपको हर 10 दिन में एक बार 3,000 कदीम सोना मैनेजमेंट फीस भी अदा करनी होगी। अगर आप अदायगी करने में नाकाम रहे तो हम दुकान दोबारा कब्जे में ले लेंगे, LVNPC ने वजाहत की। कितना जालिमाना है। यही वजह है कि यहाँ की किसी भी ताकत ने वेंडर्स शॉप नहीं खरीदी। सैफ अली दुकान की कीमत सुनकर हैरान रह गए। ड्रैगन हॉट सिटी के बैरूनी इलाके में एक स्टार दुकान की देखभाल पर माहाना सिर्फ 1,000 कदीम सोना खर्च आता था। यहाँ तक कि शहर के अंदरूनी इलाके में 1 स्टार दुकानों की देखभाल पर माहाना सिर्फ 1,500 से 1,800 सोना खर्च आता था। दूसरी तरफ शहर के बैरूनी इलाके में होने के बावजूद वेंडर्स शॉप की देखभाल पर हर 10 दिन में 3,000 कदीम सोना खर्च होता था। दूसरे लफ्जों में हर माह इस दुकान को बरकरार रखने पर 9,000 कदीम सोना खर्च होगा। 9,000 कदीम सोने के सके। यहाँ तक कि वो फर्स्ट रेट ताकतें जो अब कुछ अरसे से ड्रैगन हॉट सिटी में काम कर रही थी, वो भी माहाना सिर्फ 9,000 कदीम सोना कमाती थी। सिर्फ सुपर पावर्स ही इतनी ज्यादा मैनेजमेंट फीस अदा करने की इस्तेताअत रखती थी। यकीनन कोई भी सुपर पावर एक स्टार दुकान पर इतनी रकम खर्च करने को तैयार नहीं होगी। यहाँ तक कि 1 स्टार वेंडर शॉप के पास फरोख्त के लिए कोई खास कीमती चीज नहीं होगी। ये ज्यादातर आम कपड़े और ग्रोसरी फरोख्त करती थी। ज्यादा से ज्यादा कोई दुकान से आम जड़ी बूटियां और कच्च धातें खरीद सकता था। 1 स्टार वेंडर शॉप का मालिक बनने में कोई मुनाफा नहीं था। दर हकीकत ये एक आम ग्रोसरी स्टोर के मालिक होने से भी कम मुनाफा बख्श होगी। खिलाड़ी अपनी तैयार करदा मसनूआत एक आम ग्रोसरी स्टोर को फरोख्त कर सकते थे, लेकिन वो वेंडर्स शॉप में ऐसा नहीं कर सकते थे।
इस दुकान में सरमायाकारी करना एक बेपना गड़े में सरमायाकारी करने से मुख्तलिफ नहीं था। सिर्फ एक पागल ही ऐसी बेकार दुकान के लिए 9,000 कदीम सोने की माहाना मैनेजमेंट फीस अदा करेगा। क्या आप वाकई वेंडर्स शॉप खरीदना चाहते हैं? लॉर्ड बरोन्स लीगेटी एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर ने तस्दीक के लिए पूछा। ये ठीक है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, सैफ अली ने सर हिलाया। वेंडर्स शॉप एक दम तोड़ता हुआ कारोबार था, लेकिन यह सिर्फ तब तक सच था जब तक इसे 2 स्टार रैंक पर तरक्की ना दी जाए। एक बार जब वेंडर्स शॉप 2 स्टार रैंक तक पहुंच जाती तो ये अपना असल मकसद जाहिर करना शुरू कर देती। 2 स्टार पर वेंडर्स शॉप 2 खुदाई सलाहियतें हासिल कर लेती। पहली, ये नायाब अशिया खरीद सकती थी जो आमतौर पर मार्केट में नहीं होती थी, जैसे जादुई दायरे के डिजाइन जिन्हें सल्तनतें कौमी राज समझती थीं, और टायर 3 और इससे ऊपर की स्कल बक्स। टायर 3 क्लासेस गार्ड्स डोमेन के मरकजी बर्रे आजम में हर जगह एक दरमियानी ताकत थी। टायर 3 एनपीसी कुछ एनपीसी शहरों के मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम कर सकते थे। लिहाजा मुख्तलिफ सल्तनतें आमतौर पर टायर 3 और उससे ऊपर की क्लासों के लिए अशिया को रेगुलेट करती थीं। यही वजह थी कि खिलाड़ियों को अपने टायर 3 प्रमोशन कोर्स के लिए गैर जानिबदार नक्शों पर जाना पड़ता था, न कि किसी सल्तनत में। दूसरी सलाहियत ब्लैक मार्केट टेलीपोर्टेशन गेट थी। ये सलाहियत खिलाड़ियों को ब्लैक मार्केट की मार्केट प्लेस तक टेलीपोर्ट करने की इजाजत देती थी। ताहम दाखिले की जगहें सख्ती से महदूद थीं। न सिर्फ दाखिले की जगहों की तादाद महदूद थी, बल्कि हर जगह को सिर्फ एक खास तादाद में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये दाखिले की जगहें वेंडर्स शॉप का असल सामान थीं। कुदरती तौर पर जो भी वेंडर्स शॉप का मालिक होता, वो उन जगहों को खरीदने के लिए सबसे पहले कतार में होता। माजी में बहुत सी ताकतें 2 स्टार वेंडर्स शॉप की सलाहियतों से नावाकिफ थीं और उन्होंने ऐसा नायाब मौका गंवा दिया था। बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत रहे थे कि वो अपने लिए वेंडर्स शॉप खरीद सके। हर गैर जानिबदार एनपीसी शहर में वेंडर्स शॉप्स की एक मुकर्ररा तादाद ही जाहिर होती थी। ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन हॉट सिटी जैसे बड़े पैमाने पर एनपीसी शहर में सिर्फ 15 वेंडर्स शॉप्स जाहिर होती थी। एक बार जब वो ज्यादा से ज्यादा तादाद पूरी हो जाती तो ड्रैगन हॉट सिटी को एक और वेंडर्स शॉप नहीं मिलती जब तक कि मौजूदा दुकान दोबारा कब्जे में ना ले ली जाए। एक बार जब सैफ अली ने इस वेंडर्स शॉप को खरीदने की अपनी ख्वाहिश की तस्दीक कर दी तो एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर ने खरीदारी के तरीकाकार को देखा। 5 मिनट से भी कम वक्त में सैफ अली के बैग से 9,000 कदीम सोना गायब हो गया। बदले में उन्होंने वेंडर्स शॉप की डेट और दुकान से मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल कर ले। सैफ अली ने दुकान की तफसीलात का मुआयना करने के बाद उनका सर चकराने लगा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उन ताकतों को अपनी वेंडर्स शॉप्स को 2 स्टार रैंक तक पहुंचाने में इतना वक्त क्यों लगा। ये प्रमोशन की शर्त वाकई कुछ है। सैफ अली ने वेंडर्स शॉप की प्रमोशन की शर्त देखकर माथे पर बिल डाले। एक आम एनपीसी दुकान को तरक्की देने के लिए किसी को सिर्फ एक खास सतह की मकबूलियत और लेन देन के हजम की जरूरत होती थी। ताहम वेंडर्स शॉप की कहानी मुख्तलिफ थी। शायद इसलिए कि दुकान के पास फरोख्त करने के लिए ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन इसे 2 स्टार रैंक तक पहुंचने के लिए दरहकीकत ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर की जरूरत। इसके बगैर यह हमेशा के लिए 1 स्टार दुकान ही रहती। ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर जो एनपीसी दुकानों के लिए था, खिलाड़ियों की दुकानों के प्रमोशन ऑर्डर्स के मुकाबले में हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। आमतौर पर ये प्रमोशन ऑर्डर्स सिर्फ लेवल 100 प्लस बड़े पैमाने पर टीम डंजन्स में गिरते थे और उनमें से हर एक की कीमत 10,000 सोना थी। बहरहाल एनपीसी दुकान को तरक्की देने के बहुत से फवाइद थे। बदकिस्मती से मौजूदा खिलाड़ियों के साथ लेवल 100 टीम डंजन्स पर छापा मारने का सोचना एक मजाक था। अगर लेवल 90 माहिरीन की एक टीम लेवल 100 डंजन पर छापा मारने की कोशिश करती तो वो डंजन के मोनस्टर्स को शिकस्त देने के लिए भी जिदोजहद करते। लेवल 100 प्लस डंजन्स टायर 3 खिलाड़ियों और उससे ऊपर के लिए थे। टायर 2 खिलाड़ी तमाशाई बनने या मरने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि टायर 3 वजूद को गार्ड्स डोमेन में एक दरमियानी ताकत समझा जाता था। ऐसा लगता है कि मुझे वर्ल्ड बॉस को मारना पड़ेगा, सैफ अली ने अपने आप में सोचा। जहां तक उन्हें याद था, ब्रोंज प्रमोशन ऑर्डर हासिल करने का वाहिद दूसरा तरीका वर्ल्ड बॉसेस को मारना था। अगरचे वर्ल्ड बॉसेस पर छापा मारना मुश्किल था, लेकिन उन्हें जल्द अज जल्द वेंडर्स शॉप को 2 स्टार रैंक तक अपग्रेड करना था। उनके पास बड़ी मिकदार में कदीम सोना हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था,
और जीरो विंग का अभी तक ड्रैगन हार्ट सिटी में कोई रुकन नहीं था। अपने इख्तियारात पर गौर करते हुए सैफ अली ने एक रिटर्न स्क्रॉल निकाला और व्हाइट रिवर सिटी तक टेलीपोर्ट किया। वर्ल्ड बॉसेस इंतहाई नायाब और बेमिसाल तौर पर मजबूत थे, यहां तक कि जीरो विंग भी लेवल 70 वर्ल्ड बॉसेस पर छापा मारने तक महदूद होगा और उसमें थोड़ा सा खतरा भी शामिल था। वर्ल्ड बॉस जितना ज्यादा लेवल का होता, इसे शिकस्त देना इतना ही मुश्किल होता। वर्ल्ड बॉसेस की तरक्की की शरह खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा थी। बदकिस्मती से अगर वो ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर हासिल करने का ज्यादा इम्कान चाहते थे तो उन्हें फ्रास्ट मोनार्क पर छापा मारना होगा, जो कि लेवल 90 का वर्ल्ड बॉस था। उन्होंने सुना था कि ये बॉस माजी में ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर गिराता था। ताहम सैफ अली ने इतने मुश्किल छापे की कोशिश करने से पहले काइट और अन्नम की ताकत बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने एंडलेस डेजर्ट में स्केलेटल जनरल्स से बहुत सी रूहें जज्ब की थीं। अगरचे स्केलेटल जनरल्स सिर्फ ग्रेट लॉर्ड्स थे, लेकिन वो लेवल 100 प्लस मोनस्टर्स थे और मनी बॉसेस समझे जाते थे। उन्हें मारते वक्त सिविल एसेंस जमा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मजमूई तौर पर सैफ अली ने सिविल एसेंस के 8 कतरे जमा किए थे। शुरू में उन्होंने उन्हें शोला रानी और दूसरों के लिए बचाने का मंसूबा बनाया था। अगर वो अपने सबसे मजबूत खिलाड़ियों पर सिविल स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल करते तो वो असेंशन या वाइड रिलिम तक पहुंचने के काबिल हो सकते थे। लेकिन अपनी मौजूदा मुश्किल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सैफ अली ने पहले अपने पर्सनल गार्ड्स पर इस सलाहियत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक बार जब सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में पहुंच गए तो उन्होंने अपने 2 पर्सनल गार्ड्स को बुलाया। काइट पहले ही लेवल 95 तक पहुंच चुका था, जबकि अन्नम लेवल 96 तक पहुंच चुकी थी। इनकी लीवलिंग की रफ्तार महज खौफनाक थी। इसके मुकाबले में ज्यादातर मैन स्ट्रीम सीक्रेट सिल्वर पर्सनल गार्ड्स सिर्फ लेवल 90 तक पहुंचे थे। पर्सनल गार्ड्स आला लेवल के मोनस्टर्स को मारते वक्त बोनस EXP नहीं कमाते थे, वो सिर्फ कोर्स मुकम्मल करके ही लेवल अप कर सकते थे। अपने 2 पर्सनल गार्ड्स को बुलाने के बाद सैफ अली ने अन्नम को स्कैन करने के लिए इनशनेट गार्ड्स लिटरेचर फॉर यू मिनट का इस्तेमाल किया। क्या सिविल एसेंस की मतलूबा तादाद थोड़ी ज्यादा नहीं है? सैफ अली ने अंदर ही अंदर कोसा जब उन्होंने देखा कि उन्हें अन्नम पर सिविल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल करने के लिए सिविल एसेंस के 15 कतरों की जरूरत होगी। सिविल एसेंस हासिल करना आसान नहीं था और वो हर 6 घंटे में सिर्फ एक बार सिविल इबिसोर्पिशन इस्तेमाल कर सकते थे। अब तक इतने कतरे जमा करने की वाहिद वजह ये थी कि वो लेवल 100 ग्रेट लॉर्ड्स से लड़ रहे थे। उन्हें शक था कि लेवल 100 से नीचे के ग्रेट लॉर्ड्स भी उन्हें कोई सिविल एसेंस देंगे। सैफ अली ने फिर काइट को स्कैन किया। जब सैफ अली ने देखा कि उन्हें काइट पर सिविल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 5 कतरे सिविल एसेंस की जरूरत है तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। खुशकिस्मती से काइट सिर्फ एक डार्क गोल्ड पर्सनल गार्ड था, जबकि अन्नम एक एपिक पर्सनल गार्ड थी। चूंकि ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मजबूत करते हैं। सैफ अली ने इनशनेट गार्ड्स लिटरेचर फॉर यू मिनट के अंदर मौजूद ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। चैप्टर 2236 गुरु की मजबूती का असर। जैसे ही सैफ अली ने इनशनेट गार्ड्स लिटरेचर फॉर यू मिनट पर मंत्र पढ़ना खत्म किया, काइट के जिस्म पर चांदी की ढाल नमूदार होने लगी। काइट के नीचे एक 5 गन्ना जादुई दायरा बन गया, जिसने अपनी पीठ पर 2 काली लोहे की तलवारें लटकाई हुई थीं। जैसे ही जादुई दायरा मुकम्मल हुआ, सैफ अली ने महसूस किया जैसे उनके गिर्द की जगह जिम गई हो और उनके गिर्द सब कुछ सुरमई हो गया हो। काइट के गिर्द कसीफ पुरतशद्दुद माना में भी बेमिसाल रफ्तार से इजाफा होने लगा। 3 गन्ना, 6 गन्ना, 10 गन्ना। पर्सनल गार्ड के गिर्द इतना ज्यादा माना जमा हो गया कि जादुई दायरे के गिर्द मौजूद माना खुश्क हो गया और काइट के गिर्द माए माना के कतरे बन गए। जादुई दायरे की रहनुमाई के साथ माए माना ने सिविल एसेंस के उन 5 कतरों को ढांप लिया जो इनशनेट गार्ड्स लिटरेचर फॉर यू मिनट ने जारी किए थे। ये 5 कतरे आहिस्ता आहिस्ता काइट की पेशानी की तरफ बढ़े और उसकी रूह के साथ मिल गए। जैसे ही सिविल एसेंस काइट की रूह के साथ मिला, वो तकलीफ से चीखने लगा। इसकी चीखों की आवाज ही तकलीफ दे थी। जैसे ही सिविल एसेंस का आखिरी कतरा काइट की रूह के साथ मिला, इसके जिस्म से इसका हाला फट पड़ा। सैफ अली काइट के जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकते थे। ये नया हाला इस हाले जैसा बिल्कुल नहीं था जो काइट ने सिविल एसेंस के साथ मिलने से पहले जारी किया था। ये वाज़ेह था कि पर्सनल गार्ड नुमायां तौर पर मजबूत हो गया था। क्या सिविल स्ट्रेंथनिंग वाकई इतनी ताकतवर है? सैफ अली हैरत से काइट को घूरने लगे।
सैफ अली ने फर्ज किया था कि सिविल स्ट्रेंथनिंग सिर्फ काइट की ग्रोथ पोटेंशियल में इजाफा करेगी, इसकी मौजूदा जंगी ताकत पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। फिर भी काइट के मौजूदा एट्रीब्यूट पैनल ने साबित कर दिया कि सैफ अली से बड़ी गलती हुई थी। ताहम काइट के मौजूदा एट्रीब्यूट पैनल ने साबित कर दिया कि सैफ अली गलत थे। इसकी ग्रोथ पोटेंशियल के अलावा काइट के जिस्म में बेहतरी आई थी। सिविल स्ट्रेंथनिंग के बाद काइट की ग्रोथ पोटेंशियल 94 से बढ़कर 96 हो गई थी। इसके तमाम बुनियादी औसाफ में भी तकरीबन 5% इजाफा हुआ था। 5% इजाफा आम खिलाड़ियों के लिए ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एनपीसी के लिए ये एक बहुत बड़ा फरोग था। मजीद बरा 5% इसके बुनियादी औसाफ में बराह रास्त इजाफा था। इसमें इसके हथियारों और आलात के बोनस शामिल नहीं थे। पर्सनल गार्ड्स आमतौर पर खिलाड़ियों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हथियार और आलात इस्तेमाल करते थे। काइट ने न सिर्फ एपिक आलात का मुकम्मल सेट पहना हुआ था, बल्कि उसकी पीठ पर मौजूद काली लोहे की तलवारें भी एपिक सीट हथियार थीं। लिहाजा काइट के हथियारों और आलात ने इसके कल बुनियादी औसाफ में बड़े पैमाने पर इजाफा कर दिया था। सैफ अली के अंदाजों के मुताबिक सिविल स्ट्रेंथनिंग के बाद काइट की मजमूई ताकत में कम अज कम 20% इजाफा हुआ था। मजीद बरा इसमें उसकी नई ग्रोथ पोटेंशियल शामिल नहीं थी। डार्क गोल्ड गॉड के लिए 2 पॉइंट का इजाफा बेहद मानी खेज था। जैसे जैसे काइट लेवल अप करेगा, वाज़े फर्क नजर आएगा। 96 की ग्रोथ पोटेंशियल के साथ काइट टॉप डार्क गोल्ड गार्ड्स में शामिल हो सकता था। अब पूरे गार्ड्स डोमेन में बहुत कम डार्क गोल्ड गार्ड्स काइट का मुकाबला कर सकेंगे। अगर मैं इस पर चंद बार और सिविल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल करूं, तो क्या वो एपिक गार्ड बन सकता है? सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं जब उन्होंने इस इम्कान पर गौर किया। अगर हर सिविल स्ट्रेंथनिंग ने काइट की ग्रोथ पोटेंशियल में 2 पॉइंट्स का इजाफा किया, तो काइट को 100 ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंचने और एपिक गार्ड में अपग्रेड होने के लिए सिर्फ 2 बार मजीद सिविल स्ट्रेंथनिंग से गुजरना होगा। इस ख्याल को जहन में रखते हुए सैफ अली ने दूसरी बार सिविल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल करने की लागत का तयन करने के लिए इनशनट गार्ड्स लिटरेचर फॉर 1 मिनट का इस्तेमाल करते हुए काइट को दोबारा स्कैन किया। एक बार स्कैन मुकम्मल होने के बाद सैफ अली ने सिविल एसेंस की मतलूबा तादाद देखकर हैरत से सांस ली। कितना जालिमाना है, सैफ अली ने खामोशी से कोसा। काइट की दूसरी सिविल स्ट्रेंथनिंग पर सिविल एसेंस के 50 कतरे खर्च होंगे। ये पहली सिविल स्ट्रेंथनिंग से 10 गुना ज्यादा था। काफी वक्त के साथ सिविल एसेंस के 50 कतरे जमा करना मुमकिन था, लेकिन अगर दूसरी सिविल स्ट्रेंथनिंग पर 50 कतरे खर्च हुए, तो क्या तीसरी पर कम अज कम 500 कतरे खर्च नहीं होंगे? यकीनी तौर पर लिटरेचर फॉर 1 मिनट के जरिए पर्सनल गार्ड्स को अपग्रेड करना आसान नहीं होगा, सैफ अली ने तलखी से मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। उन्होंने इनशनट गार्ड्स लिटरेचर फॉर 1 मिनट के जरिए ताकतवर पर्सनल गार्ड्स की फौज बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसी चीज होने के इम्कानात पर उम्मीद नहीं थे। सिविल स्ट्रेंथनिंग की लागत के पैमाने की बुनियाद पर वो ज्यादा से ज्यादा हर पर्सनल गार्ड को 2 बार अपग्रेड कर सकते थे। अन्नम जैसे पर्सनल गार्ड्स के लिए वो सिर्फ 1 बार उनकी रूहों को अपग्रेड करने की इस्तेताअत रखते थे। दूसरी सिविल स्ट्रेंथनिंग की लागत फलकबोस होगी। ताहम इस मामले पर कुछ और सोचने के बाद सैफ अली को एहसास हुआ कि निचले दर्जे के पर्सनल गार्ड्स के लिए पैमाना कम हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वो उन्हें काइट और अन्नम के मुकाबले में चंद बार ज्यादा अपग्रेड करने की इस्तेताअत रखते। अगर वो मिस्टरेस आयरन, सीक्रेट सिल्वर और फाइन गोल्ड गार्ड्स को अपग्रेड कर सकते जो अगले ग्रोथ पोटेंशियल रैंक के करीब थे, तो वो उन्हें जीरो विंग की मजमूई ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। वाहिद मसला ये था कि ऐसे पर्सनल गार्ड्स आसानी से नहीं मिलते थे। इसके बावजूद वो आला मयार के पर्सनल गार्ड्स के मुकाबले में तलाश करना आसान होंगे। एक बार जब सैफ अली ने काइट को अपग्रेड करना खत्म कर लिया, तो वो आइस रेजिस्टेंस अशिया जमा करने के लिए निकल गए। फ्रास्ट मोनारक कोई आसान हरीफ नहीं था। अगर वो काफी आइस रेजिस्टेंस के बगैर वर्ल्ड बॉस के डोमेन में दाखिल हुए, तो टायर 3 माहिरीन भी जिम कर मर जाएंगे। खुशकिस्मती से जीरो विंग अपने पोशन और आलात की पैदावार को बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहा था। मास्टर आइस रेजिस्टेंस पोशनर्स, जिन्हें मुख्तलिफ बड़ी ताकतें अब भी नायाब समझती थीं, जीरो विंग के लिए हासिल करना निस्बतन आसान था। दर हकीकत कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के गोदाम में पहले ही कई 100 बोतलें मौजूद थीं। जीरो विंग के पास एडवांस्ड आइस रेजिस्टेंस आर्मर कट्स भी थीं, जिन पर मील नक्कुलुक इस्माइल तहकीक और तैयारी कर रही थी। ये आर्मर कट्स न सिर्फ पहनने पर खिलाड़ियों की आइस रेजिस्टेंस में 10 पॉइंट्स का इजाफा करेंगी, बल्कि वो खिलाड़ियों की बुनियादी आइस रेजिस्टेंस में भी 3% इजाफा करेंगी।
मजीद बरा, हर खिलाड़ी कल 5 कट्स पहन सकता था। दूसरे लफ्जों में, खिलाड़ी अपनी आइस रेजिस्टेंस में 50 पॉइंट्स और बुनियादी आइस रेजिस्टेंस में 15% इजाफा कर सकते थे अगर वो एडवांस्ड आइस रेजिस्टेंस आर्मर कट्स की कल तादाद पहन लेते। ये इस वक्त दस्तयाब आइस रेजिस्टेंस आलात के मुकाबले में एक मुज़हका खेज मिकदार थी। अगर मतलूबा मवाद इतना नायाब न होता तो जीरो विंग उन कट्स को फरोख्त करके बहुत ज्यादा दौलत कमा लेता। खिलाड़ियों ने पहले ही लेवल 80 के नक्शों को तलाश करना शुरू कर दिया था, जिनमें से कुछ में बर्फानी माहौल शामिल था। अगर खिलाड़ी 5 एडवांस्ड आइस रेजिस्टेंस आर्मर कट्स पहन सकते तो उन्हें इन नक्शों को उबूर करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। उन्हें अपने आम लिबास उतार कर अपने बुनियादी औसाफ की कुर्बानी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जबकि सैफ अली ये आर्मर कट्स तैयार कर रहे थे, उन्हें मिलनकुलुक इस्माइल की कॉल मौसूल हुई। गिल्ड लीडर इसवरा एडवेंचर टीम के अरकान व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल पहुंच गए। क्या मैं उन्हें यहाँ बुला लूं? मिलनकुलुक इस्माइल ने पूछा। वो आ गए हैं। अच्छा, उन्हें थोड़ी देर और टेलीपोर्टेशन हॉल में इंतजार करने को कही। मैं यहाँ अपने मामलात निपटाने के बाद वहां पहुंच जाऊंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। वर्ल्ड बॉसेस पर छापा मारना आसान नहीं था। आमतौर पर कोई 200 रुकनी छापामार टीम के साथ वर्ल्ड बॉस का मुकाबला करता था, जबकि कुछ में 1000 खिलाड़ियों तक की इजाजत होती थी। यकीनन खिलाड़ियों को बड़ी छापामार टीमें लाने की इजाजत थी, लेकिन उसके नतीजे में वर्ल्ड बॉस के बुनियादी औसाफ में नुमाया इजाफा हो जाता। दरीं असना, वर्ल्ड बॉस के बुनियादी औसाफ बढ़ने से पहले एक टीम 200 खिलाड़ियों के साथ फ्रॉस्ट मोनार्क पर छापा मार सकती थी। लेवल 90 वर्ल्ड बॉस पर छापा मारना एक यादगार मामला था। चूंकि सैफ अली नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी मंसूबा लीक हो, इसलिए उन्हें इस छापे के लिए काबिल एतमाद खिलाड़ियों का इंतखाब करना था। जिन खिलाड़ियों पर वो अभी वाकई भरोसा कर सकते थे वो जीरो विंग और इसवरा की मरकजी अफवाज थी। खिलाड़ियों को सख्त तकाजों को पूरा करना पड़ता था और किसी भी मरकजी फौज में शामिल होने से पहले उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती थी। जीरो विंग के मरकजी फौज के अरकान का इंतखाब गिल्ड के हजारों माहिरीन में से किया गया था, जबकि इसवरा के अरकान का इंतखाब एडवेंचरर्स अलायंस के दरमियान होने वाले एक शदीद मुकाबले के जरिए किया गया था। दोनों मरकजी अफवाज के अरकान माहिरीन में भी माहिर थे। लिहाजा सैफ अली ने मिलनकुलुक इस्माइल से फरास्त मोनारक छापे के लिए इसवरा की शिरकत की दरख्वास्त करने को कहा था। मिलनकुलुक इस्माइल ने सैफ अली का पैगाम व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में इसवरा एडवेंचर टीम के अरकान तक पहुंचा दिया। व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में तीसरी मंजिल के बार में लेवल 78 प्लस खिलाड़ियों का एक ग्रुप जमा हुआ था। जब राहगीरों ने इस ग्रुप को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि खिलाड़ियों के लेवल कितने ज्यादा हैं। मजीद बरा, ग्रुप के हर रुकन ने शानदार आलात पहने हुए थे, जिनमें सबसे कमजोर टुकड़ा लेवल 75 सीक्रेट सिल्वर रैंक का था। ग्रुप की क़ियादत करने वाले दर्जन भर खिलाड़ियों ने तो एपिक आलात पहने हुए थे। नीलगू और गवानी नेजा उठाए हुए शख्स खास तौर पर तवज्जो का मरकज था। उसने न सिर्फ लेवल 79 हासिल कर लिया था, बल्कि इसने जो सबसे कमजोर आला पहना हुआ था वो भी लेवल 75 डार्क गोल्ड रैंक का था। नेजे के अलावा जिसके रैंक का तयन नहीं किया जा सकता था, इस शख्स के पास कल 4 एपिक आलात थे। यहां तक कि सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन भी इस शख्स से हसद करेंगे। इस ग्रुप के हाले ने किसी भी खिलाड़ी को बार में दाखिल होने से रोक दिया। यहां तक कि माहिर खिलाड़ियों ने भी फासले से देखने के सिवा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। वाइस कमांडर, क्या आपको लगता है कि कमांडर हमारे मौजूदा अदाद शुमार देखकर हैरान होंगे? यान आने, जो इस वक्त खिड़की के पास बैठी थी, नेजा उठाए हुए शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। जब से इसवरा एडवेंचर टीम ने गॉड्स डोमेन के मरकजी बर्रे आजम पर ग्राइंडिंग शुरू की थी, उनकी तरक्की आसमान को छूने लगी थी। जीरो विंग की तरफ से जंगी तकनीकों और पोशनस की मुसलसल फराहमी की बदौलत इसवरा एडवेंचर टीम खतरनाक मुहिम्मात पर जाने के काबिल भी हो गई थी। एडवेंचर टीम के जंगी और आलात के मेयार दोनों में बेहतरी आई थी। आजकल इसवरा फायर ड्रैगन एम्पायर की टॉप 3 एडवेंचर टीमों में से एक है, जो गॉड्स डोमेन बर्रे आजम की 4 बड़ी सल्तनतों में से एक है। शायद लाइफलेस थोरन ने बुड़बुड़ाया। लाइफलेस थोरन तवील अरसे से सैफ अली के साथ दोबारा मैच का प्यासा था। सैफ अली आखिरकार पहला शख्स था जिसने इसे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में शिकस्त दी थी, और गॉड्स डोमेन बर्रे आजम पर पहुंचने के बाद लाइफलेस थोरन ने मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन को चैलेंज करना जारी रखा था और तेजी से मजबूत हो रहा था। अब
वो सैफ अली को चैलेंज करने के सिवा कुछ नहीं चाहता था। शायद वो यकीनन हैरान होंगे, क्लींजिंग विसल ने एतमाद के साथ ऐलान किया, हमने लेवल 80 100 रुकनी हील मोड 3 डंजन पर भी छापा मारा है। हमारे हथियार और आलात फायर ड्रैगन एम्पायर की सुपर पावर्स के मरकजी फौज के अरकान जितने ही ताकतवर हैं। सिविल 9 और दूसरों ने उसकी ताईद में सर हिलाया। इस मकाम पर सिर्फ सुपर पावर्स ही लेवल 80 100 रुकनी हील मोड 3 डंजन्स पर कामयाबी से छापा मार सकती थी। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी डंजन्स में जिंदा नहीं बच पाए थे। तकरीबन 2 घंटे इंतजार करने के बाद इसवरा के अरकान ने खिलाड़ियों के एक ग्रुप को देखा जिन्होंने बार में दाखिल होते वक्त 6 परों वाले निशानात पहने हुए थे। चैप्टर 2237 तरक्की में फर्क। जब सैफ अली और बाकी लोग बार में दाखिल हुए तो इसवरा के अरकान खामोश हो गए। जब उन्होंने खास तौर पर आबदागाल और उनके साथियों को देखा तो वो सदमे से मगलूब हो गए। जीरो विंग के पास इतने सारे रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन कैसे हैं? क्लींजिंग विसल ने हैरत ज़दा होकर बुड़बुड़ाया। अगरचे जीरो विंग के अरकान ने ब्लैक कलविक्स के साथ अपने लेवल छुपाए हुए थे, लेकिन क्लींजिंग विसल उनकी हरकत व सकनात से बता सकती थी कि ये खिलाड़ी पहले ही रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही जीरो विंग के अरकान चलते वो बारीक हरकत का इस्तेमाल करते जिससे उनके स्टेमिना का इस्तेमाल कम से कम होता। ये इनके लिए तकरीबन तरबियत की एक शक्ल थी। आम माहिरीन शायद फर्क न देख सकें, लेकिन एक ऐसे शख्स के तौर पर जो खुद भी रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंच चुका था, क्लींजिंग विसल ने फौरी तौर पर महसूस कर लिया। दरहकीकत उसने अपने स्टेमिना के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बारीकी को शामिल कर लिया था ताकि मैदानों में रहते हुए इसका स्टेमिना कम खर्च हो। एक बार जब वो बारीक हरकत की इस शक्ल से वाकिफ हो गई तो उसने लाशूरी तौर पर ताकतवर बासिज़ा तेज रफ्तार लड़ाइयों में दूसरे माहिरीन से लड़ते हुए इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे इसके स्टेमिना के इस्तेमाल में नुमायां कमी आई। रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन और आम माहिरीन के दरमियान यही सबसे बड़ा फर्क था। ताहम रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंचना आसान नहीं था। क्लींजिंग विसल ने तरबियत के लिए उधर उधर भागकर बेशुमार माहिरीन से मुकाबला किया था। इसे गेम में मुताद्दिद खुशकिस्मत मुकाबलों का सामना भी करना पड़ा था। यही इम्तिजाज वाहिद वजह थी कि वो कामयाबी से रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंच गई थी। और फिर भी इसके सामने मौजूद जीरो विंग का हर रुकन रिफाइनमेंट रिलिम का माहिर था। ये सूरत हाल नाकाबिले यकीन और मायूस कुन दोनों थी। क्या ये वाकई वही जीरो विंग है जिसे हम जानते हैं? इस सूरत हाल ने सिविल 9 और लाइफलेस थोरन को भी हैरान कर दिया। वो रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन की ताकत से बखूबी वाकिफ थे। फर्स्ट रेट गिल्ड्स जिन्हें आम खिलाड़ी नाकाबिले रसाई समझते थे, गेम के इस मरहले पर 10 साल के करीब रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन रखने पर भी खुशकिस्मत होंगे। यहां तक कि आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के एडवेंचरर्स अलायंस में से बेहतरीन खिलाड़ियों को एहतियात से भर्ती करने और उन्हें बेशुमार जिंदगी और मौत की लड़ाइयों से गुजारने के बाद इसवरा एडवेंचर टीम के पास सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन थे। दूसरी तरफ स्टार मून किंगडम में रहने और शाज़ो नादिर ही खतरनाक मुहिम्मात पर जाने के बावजूद जीरो विंग के पास 100 रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन थे। एक लम्हे के लिए लाइफलेस थोरन और दूसरों ने सोचा कि क्या वो गलत शहर में टेलीपोर्ट हो गए हैं और किसी सुपर पावर की मरकजी फौज को देख रहे हैं, न कि जीरो विंग को। ताहम जब उन्होंने सैफ अली की जानी पहचानी शख्सियत के साथ साथ शैडो सॉरुड और दूसरों को देखा जिनसे वो पहले मिल चुके थे, तो उन्हें कोई शक नहीं रहा कि ये जीरो विंग के अरकान कमांडर और उनके गिल्ड के साथी आखिर क्या करते रहे हैं। याना ने सैफ अली को घूरते हुए सोचा। जब वो आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में रहती थी तो मैचलेस फैमिली, एक ऐसा गिल्ड जो फर्स्ट रेट भी नहीं था, इसके लिए बहुत बड़ा था। जीरो विंग जैसे गिल्ड का तो जिक्र ही किया, लेकिन गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर मुख्तलिफ सल्तनतों में मुहिम जोई करने के बाद उसने एक चीज सीखी थी। अगरचे जीरो विंग बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक फर्स्ट रेट गिल्ड जितना मजबूत था। वसी और अरीज गार्ड्स डोमेन में फर्स्ट रेट गिल्ड्स ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सल्तनत पर हुक्मरानी कर सकते थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में फर्स्ट रेट गिल्ड कुछ भी नहीं था। ताहम जीरो विंग के पास एक ऐसी टीम थी जो किसी सुपर पावर की मरकजी फौज से कमजोर नहीं थी। जबकि सिविल 9 और इसवरा के दीगर अरकान ने जीरो विंग के रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन पर तवज्जो मरकूज की, लाइफलेस थोरन की नजरें शोला रानी, शाइस्ता और उन चंद दीगर लोगों की तरफ मुड़ गईं जो सैफ अली के पास खड़े थे। इसके तासुरात बदल गए क्योंकि पेचीदा जज्बात उस पर गालिब आ गए।
चाहे वो सैफ अली का मुकाबला ना भी कर सके। लाइफ लेस थोरन ने फर्ज किया था कि फॉलोइंग वाटर रिलिम तक पहुंचने के बाद जीरो विंग में कोई दूसरा खिलाड़ी इसे शिकस्त नहीं दे सकेगा। फिर भी जब इसने शोला रानी और दूसरों को घूरा तो वो बेहद खतरनाक महसूस हुए। वो बता सकता था कि वो भी फ्लोइंग वाटर रिलिम तक पहुंच चुके हैं और उनका जंगी मेयार उससे कमजोर नहीं था। वहां यान तियान संग और तारिक महमूद भी थे। लाइफ लेस थोरन महसूस कर सकता था कि इन दोनों की जंगी ताकत इससे भी ज्यादा है। वो उन सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन से भी ज्यादा मजबूत थे जिनसे वो अब तक मिला था। खामोशी के एक लम्हे के बाद सैफ अली ने इसवरा के अरकान पर अपनी नजरें दौड़ाईं और मंजूरी में सर हिलाया। उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि इसवरा की तरक्की की रफ्तार मुतासिर कुन थी और अब ये बासलाहियत खिलाड़ियों से भरी हुई थी। इसवरा की कारकर्दगी उनकी तवक्कुआत से कहीं बेहतर रही थी। अगरचे इसे मुकम्मल रिफाइनमेंट रीलिंग लीगेसी की हिमायत हासिल नहीं थी, फिर भी इसवरा ने इतने सारे रिफाइनमेंट रीलिंग माहिरीन की परवरिश की थी। ये एक हैरत अंगेज कारनामा था। लाइफ लेस थोरन खास तौर पर पहले ही फ्लोइंग वाटर रीलिंग के उरूज पर पहुंच चुका था और वाइड रीलिंग की दहलीज से सिर्फ एक कदम दूर था। कोई भी सुपर पावर उसे हर कीमत पर भर्ती करने की कोशिश करेगी। अगर वो लीगेसी के ताउन के बगैर पहले ही फ्लोइंग वाटर रीलिंग तक पहुंच चुका था तो वो मुस्तकबिल में ऐसी मदद के साथ डोमेन रीलिंग माहिर बनने के लिए उभर सकता था जिसकी मुख्तलिफ सुपर पावर्स को भी शदीद कमी थी। चूंकि सब यहाँ मौजूद हैं तो चुल्लू चलते हैं, सैफ अली ने कहा। हम कहाँ जा रहे हैं कमांडर? हम अभी व्हाइट रिवर सिटी पहुंचे हैं और कुछ तैयार नहीं किया, सिविल्टेरी 9 ने पूछा। इन खिलाड़ियों के तौर पर जो गार्ड्स डोमेन के महाजों पर मुसलसल लड़ते थे, उन्होंने किसी काम को मुकम्मल करने के लिए निकलने से पहले तैयारी करने की आदत बना ली थी, कत नजर इसके कि वो किसी डंजन पर छापा मारने का इरादा रखते हों या किसी नए नक्शे को तलाश करने का। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों के पास मुख्तलिफ माहौल थे और अगर खिलाड़ी तैयार न होते तो वो आसानी से मर सकते थे। हम पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड जा रहे हैं और मैंने पहले ही जरूरी तैयारियां देख ली हैं। यहाँ ये सब मैं तकसीम कर दो, सैफ अली ने कहा जब उन्होंने बहुत से मास्टर आइस रेजिस्टेंस पोशनस और एडवांस्ड आइस रेजिस्टेंस आर्मर कट्स दिखाए। पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड, सिविल्टेरी 9 को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। उसने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था, ताहम उसने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। गार्ड्स डोमेन काफी बड़ा था और बहुत से लेवल 80 के नक्शे थे जिनके बारे में उसने पहले नहीं सुना था। उसने फरमाबरदारी से वो पोशनस और आर्मर कट्स कबूल कर लें जो सैफ अली ने इसे थमाई थी। ताहम जब सिविल्टेरी 9 ने अशिया का मुआयना किया तो उसकी आंखें सदमे से खिली रह गईं। मास्टर आइस रेजिस्टेंस पोशनस गेम के इस मरहले पर मार्केट में मलना अमली तौर पर नामुमकिन थे। अगर वो जाहिर भी होते तो वो आम तौर पर कम अज कम 60 सोने में फरोख्त होते, फिर भी सैफ अली ने इसे 200 बोतलें थमा दे। सिविल्टेरी 9 ने पहले कभी एडवांस्ड आइस रेजिस्टेंस आर्मर कट्स नहीं देखी थी और जब उसने उनके औसाफ देखे तो वो जान गया कि ये अशिया गैर मामूली तौर पर कीमती है। अगर कोई आर्मर कट्स को 5 टुकड़ों के सीट के तौर पर फरोख्त करता तो वो आसानी से कई सौ सोना हासिल कर सकता था। जब इसवरा के अरकान ने अपना हिस्सा वसूल किया तो वो भी इसी तरह हैरान रह गए। यहाँ तक कि सुपर पावर्स को भी गालिबन उन कीमती अशिया में से इतनी ज्यादा हासिल करने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी, फिर भी सैफ अली ने उन्हें बगैर किसी हिचकिचाहट के बांट दिया। एक बार जब सब तैयार हो गए, सैफ अली ने इसवरा के अरकान को अपने ब्लैक कल्विक्स इस्तेमाल करने और टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ जाने की हिदायत की। टीम ने फिर स्टार मून किंगडम के सरहदी कस्बों में से एक तक टेलीपोर्ट किया, इससे पहले कि सैफ अली के स्पेशल गेट और अपने माउनेट्स का इस्तेमाल करते हुए बाकी फासिला तय किया। 3 टेलीपोर्टेशनस और कई घंटों तक अपने माउनेट्स पर सवारी करने के बाद टीम बर्फ से ढके हुए मैदान में पहुंची। ये कोई और नहीं बल्कि पर्पल फ्रॉस्ट फील्ड थी जो लेवल 90 से लेवल 100 का गैर जानिबदार नक्शा था। जैसे ही काटने वाली ठंडी हवाओं ने उन पर हमला किया, टीम ने लेवल 90 के मोनस्टर्स को सर्द मैदान में घूमते हुए देखा। हर मोनस्टर की इंसानी शक्ल थी जो मुकम्मल तौर पर क्रिस्टल से बनी थी। यहाँ तक कि इन मोनस्टर्स में सबसे कमजोर भी एक लॉर्ड था और वो सब 20 से 30 के गिरोहों में सफर करते थे, जिनमें से हर एक की क़यादत कई ग्रेट लॉर्ड्स करते थे। फ्रॉस्ट जाइंट लेवल 90, HP 55 000/55000000। फ्रॉस्ट ओइंडर लेवल 91, HP 120 000/120 00000।
इन मोनस्टर्स को देखकर इसवरा के अरकान की सांसें थम गईं। ये मोनस्टर्स उनसे 10 लेवल से ज्यादा बड़े थे और इस नक्शे का माहौल कितना सख्त था, उनकी जंगी ताकत महदूद हो जाएगी। इन मोनस्टर्स के एक गिरोह को शिकस्त देने की कोशिश करना भी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। कमांडर, क्या हम वाकई इस जगह को तलाश करने जा रहे हैं? सिविल्टेरी 9 खुद से पूछे बगैर न रह सका। वो इसवरा का लीड एमटी था, लेकिन इसे भी शक था कि वो एक फ्रास्ट वेंडर के खिलाफ अपनी जगह बना सकता है। फ्रास्ट वेंडर्स और जाइंटस के गिरोह का तो जिक्र ही किया। हम यहाँ तलाश करने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक बॉस को मारने आए हैं, सैफ अली ने अपना सर हिलाते हुए कहा। उन्होंने फिर कोला की तरफ मोड़कर कहा, कोला, हमारे लिए रास्ता खोलो। हमारे पास जाया करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। हम जितना ज्यादा वक्त लेंगे, इतनी ही ज्यादा स्टेमिना हम सर्दी की वजह से खो देंगे। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दें। सैफ अली के अहकामात सुनकर कोला मुस्कुराया। उसने फौरी तौर पर टर्टल डोव और येवोमियान की क़यादत की ताकि इलाके में मौजूद हर फरास्ट वेंडर और फरास्ट जाइंट को ललकार सकें। चैप्टर 2238 अ बिल्ड लाइन लॉर्ड। जैसे ही उन्होंने कोला, टर्टल डोव और येवोमियान को बर्फानी राकेशों के 3 अलग अलग ग्रोहों की तरफ बढ़ते देखा, सिविल्टरी 9 और इसवरा के दीगर अरकान के चेहरे के तासुरात बदल गए। का वो पागल हैं? क्लींजिंग विसल के मुंह से निकला। कोला और उसके साथी एमटी इस तरह मोनस्टर्स को कैसे ललकार सकते थे? बर्फानी राकेशों का एक गिरोह भी उनकी टीम को नीस्तो नाबूद करने के लिए काफी से ज्यादा था। एक साथ 3 गिरोहों को ललकारना महज खुदकुशी थी। इसवरा के अरकान घबराने लगे और किसी भी लम्हे इस जुनून से बचने के लिए अपनी बरसरत महारतों को फाल करने की तैयारी करने लगे। वो पहले ही गैर जानिबदार नक्शों को तलाश करने में काफी वक्त गुजार चुके थे, इसलिए वो जानते थे कि नक्शों में मोनस्टर्स ज्यादा मरबूत होंगे जैसे जैसे वो आला लेवल तक पहुंचेंगे। मोनस्टर्स के इनफरादी जंगी मेयार भी उनके लेवल के साथ बढ़ेंगे। अगर इन मोनस्टर्स के पास बहुत कम महारतें न होती, लड़ाई में वहशियाना ताकत पर भरोसा करते, तो लेवल 80 के आम खिलाड़ियों की 6 रुकनी पार्टी भी एक लेवल 80 लॉर्ड को शिकस्त देने के काबिल न होती। न सिर्फ लेवल 90 लॉर्ड रैंक वाले फ्रास्ट जाइंटस का जंगी मेयार लेवल 80 लॉर्ड से ज्यादा था, बल्कि उनके बुनियादी औसाफ भी ज्यादा थे। यहां तक कि लेवल 80 का ग्रेट लॉर्ड भी लेवल 90 फ्रास्ट जाइंट का यकीनी मुकाबला नहीं था। वो मौजूदा खिलाड़ियों के लिए एक मुकम्मल डरावना ख्वाब थे। मजीद बरा, हर गिरोह में लेवल 91 ग्रेट लॉर्ड रैंक के फ्रास्ट वेंडर्स थे। इन मोनस्टर्स में से हर एक के पास गालबन इतनी ताकत थी कि वो सिविल्टरी 9 जैसे एमटी को उड़ाकर फेंक दे। अगर 2 फ्रास्ट वेंडर्स ने मिलकर इस पर हमला किया, तो हीलर्स भी इसे नहीं बचा सकेंगे। कोला, टर्टल डोव और येवोमियान को अपने मुतालिका अहदाफ तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बर्फानी राकेशों ने तीनों एमटी को फौरी तौर पर महसूस कर लिया और कान फाड़ देने वाली धाड़ के साथ जवाब दिया। 20 से जायद फ्रास्ट जाइंटस ने फौरी तौर पर एमटी को घेरने की कोशिश की, जबकि नेजा बरदार फ्रास्ट वेंडर्स ने उनके खिलाफ हमले की क़यादत की। निचले लेवल के मोनस्टर्स के बरक्स, ये बर्फानी राकुशस एक गुस्से वाली भीड़ की तरह हमला करने की कोशिश नहीं करते थे। इसके बजाय वो भेड़ियों के झुंड की तरह ताउन करते थे। गिरोह के हर रुकन के अपने काम थे और वो सब एमटी के फरार होने के किसी भी रास्ते को काटने के लिए मिलकर काम करते थे। इसवरा के अरकान ने यह देखकर हैरत से सांस ली। बकवास, क्या वो चीजें अब भी मोनस्टर्स हैं? उनकी जहानत इतनी ज्यादा कैसे है? सिविल्टरी 9 ने ऊंची आवाज में हैरत का इजहार किया। लेवल 80 लॉर्ड्स जिनसे वो पहले लड़े थे, उनका जंगी मेयार लेवल 70 लॉर्ड्स से थोड़ा ही ज्यादा था, लेकिन ये लेवल 90 के बर्फानी राकुशस तरबियत याफ्ता सिपाहियों की तरह हरकत करते थे। वो दर हकीकत अपने मुखालफीन को कोने में लगाने के लिए हिकमत अमली इस्तेमाल करना जानते थे। इससे पहले कि इसवरा के अरकान अपने होश में आते, फ्रास्ट वेंडर्स 0 विंग के एमटी तीनों के सामने पहुंच चुके थे और अपने नेज़े लहरा रहे थे। फ्रास्ट वेंडर्स 6 मीटर लंबे देव हैकल थे और उनके बर्फानी नेज़े इनके कद से भी ज्यादा लंबे थे। जैसे ही 3 फ्रास्ट वेंडर्स ने अपने नेज़े लहराए, ऐसा लगा जैसे वो दरख्तों के बड़े तनों को घुमा रहे हों। उनके वार ने बर्फ को हुआ में उड़ा दिया, जैसे ये फ्रास्ट वेंडर्स एमटी तीनों पर हमला करने के लिए अपने माहौल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे। सिविल्टरी 9, जो अकेले कम अज कम एक फ्रास्ट वेंडर को टैंक करने के बारे में पुरएतमाद था, इस ताकतवर मुजाहिरे को देखकर संजीदा हो गया। बूम बूम बूम, पूरे बर्फानी मैदान में 3 जोरदार धमाके गूंजे। फिर भी सबकी हैरत की इंतहा न रही जब कोला,
टर्टल डोव और ये वोमियान फरास्ट वेंडर्स के हमले वसूल करने के बाद अपनी असल पोजीशन पर कायम रहे। अगरचे उनके पैरों तले बर्फानी जमीन थोड़ी सी टूट गई थी, लेकिन हर एमटी ने सिर्फ 5000 एचपी खोई थी। उन्होंने इसे रोक लिया। सिविल्टरी 9 हैरत से कोला और उसके साथियों को घूरने लगा। इतनी दूर से भी सिविल्टरी 9 ने इस टकराव की लहर को महसूस किया था, और वो इस लहर की शिद्दत की बुनियाद पर बता सकता था कि फरास्ट वेंडर्स की ताकत कितनी खौफनाक थी। इन हमलों में से सिर्फ एक ही उसे उड़ाकर फेंक देता, फिर भी न सिर्फ जीरो विंग के एमटी तीनों अपनी जगह पर कायम रहे, बल्कि उन्होंने सिर्फ 5000 एचपी खोई थी। कोला, खास तौर पर, उसने 3000 से कम नुकसान उठाया था। इसकी ताकत और दिफा आसमान को छू रहे थे। इस वरा के बाकी अरकान भी इसी तरह दंग रह गए। कोला और उसके साथियों ने 3 लेवल 90 ग्रेट लॉर्ड्स को रोक दिया था, बस इतनी आसानी से। इनकी ताकत और दिफा फायर ड्रैगन एम्पायर में इनसुना था। इससे पहले कि इस वरा के अरकान अपने होश में आते, कोला और उसके साथियों ने इन फरास्ट जाइंटस पर हमला कर दिया जिन्होंने उन्हें घेरा हुआ था। तीनों एमटी ने आसानी से घेरा तोड़ दिया और बर्फानी राकेशों के तीनों गिरोहों को सैफ अली की तरफ ले आए। ये वाकई काम कर गया। क्लींजिंग विसल का मुंह खुला रह गया। वो बरसरक महारत को फाल किए बगैर ऐसे घेरे से फरार होने का कोई रास्ता नहीं पाती। फिर भी कोला और दीगर 2 एमटी ने इसे इतना आसान बना दिया, बस अपना रास्ता बनाते हुए निकल गए। उनकी ताकतें मुज़हका खेज हद तक ज्यादा थीं। यहां तक कि लाइफ लेस थोरन, जिसकी ताकत इस वरा के किसी भी रुकन से ज्यादा थी, इन एमटी में से किसी का मुकाबला नहीं कर सकता था। आबिदा, हमले के लिए तैयार हो जाओ, सैफ अली ने हुक्म दिया जब उन्होंने बर्फानी राकेशों के तीनों गिरोहों को करीब आते देखा। सर हिलाते हुए आबिदा गाल ने अपने पीछे जादुई क्लास के खिलाड़ियों को उनके तरजीही अहदाफ दिए। जैसे ही तीनों मोन्स्टर गिरोह सैफ अली के 50 गज के अंदर आए, मंत्रों ने तेजी से उन पर हमला किया। बर्फानी राकेशों के सरों के ऊपर 50,000 से ज्यादा के नुकसानात फौरी तौर पर नमूदार हुए, और इन मंत्रों के असर ने मोनस्टर्स को अपनी पेशकदमी रोकने पर मजबूर कर दिया। आबिदा गाल, जन्नत और वानिया के हमलों ने फ्रास्ट वेंडर्स को भी उनके रास्ते में रोकने में कामयाबी हासिल की। जन्नत, खास तौर पर, उसने एक फ्रास्ट वेंडर को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। गरी असना, जीरो विंग के एमटी तीनों ने उन चंद बर्फानी राकेशों को रोक दिया जो आने वाले मंत्रों से बचने में कामयाब रहे थे। एक बार जब मोनस्टर्स को सही तरीके से इकट्ठा कर लिया गया, तो जीरो विंग के मेले खिलाड़ी हमले में शामिल हो गए। लड़ाई एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ी क्योंकि तीनों मोन्स्टर गिरोहों ने तेजी से एचपी खो दी, जिसने इस वरा के अरकान को एक बार फिर हैरान कर दिया। एक लम्हे के लिए इस वरा के खिलाड़ियों ने तो ये भी सोचा कि क्या ये बर्फानी राकुशस वाकई आला लेवल के मोनस्टर्स हैं। ये लोग इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए हैं। न सिर्फ वो रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंच गए हैं, बल्कि उनके बुनियादी औसाफ भी पागल हद तक ज्यादा हैं। उनके हाले की बुनियाद पर मुझे लगता है कि मेरे बुनियादी औसाफ बरसरक महारत को फाल करने के बाद ही थोड़े से ज्यादा होंगे, याना ने पुकारा जब इसने जीरो विंग की टीम को उन फरास्ट जाइंटस और वेंडर्स की एकतरफा पिटाई करते देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जब से वो गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर पहुंचे थे, इस वरा एडवेंचर टीम ने फायर ड्रैगन एम्पायर के बहुत से माहिरीन से मुसलसल मुकाबला किया था। आखिरकार सल्तनत की टॉप 10 एडवेंचर टीमों में से एक बन गए। एडवेंचर टीम का हर रुकन अपनी तरक्की की रफ्तार पर फख्र करता था, लेकिन जीरो विंग के अरकान के मुकाबले में इनकी तरक्की की रफ्तार मुज़हका खेज थी। याना सैफ अली को फायर ड्रैगन एम्पायर में अपनी मेहनत का फल दिखाने की मुंतजर थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। इस नक्शे में वो तमाशाइयों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अरे, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमला करें। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम उन मोनस्टर्स को तेजी से खत्म कर देंगे, सैफ अली ने इस वरा के अरकान से मुखातिब होकर कहा, जो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मौजूदा खिलाड़ी लेवल 90 के मोनस्टर्स को छेड़ने की इस्तेतात नहीं रखते थे, खास तौर पर पर्पल फ्रास्ट फील्ड में। ये नक्शा खास था। न सिर्फ इसने टेलीपोर्टेशन की तमाम शक्लों पर पाबंदी लगा रखी थी, बल्कि ये मोनस्टर्स गिरोही लड़ाई में भी काफी माहिर थे। मजीद बरा, इन मोनस्टर्स के पास मौजूद बर्फ की ताकत ने उन्हें करीबी लड़ाई में लड़ना मुश्किल बना दिया था। अगर खिलाड़ी इन मोनस्टर्स का करीब से सामना करने की कोशिश करते, तो बर्फ की ताकत उनके जिस्मों को गला देती और उनके स्टेमिना और इर्तिकाज के इस्तेमाल में इजाफा कर देती। अगरचे ये लेवल 90 के मोनस्टर्स दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज थे,
लेकिन वो जीरो विंग के मरकजी फौज के अरकान के लिए आसान मुखालिफ थे। जीरो विंग की मरकजी फौज के खिलाड़ी पहले ही लेवल 86 और 87 तक पहुंच चुके थे और इनमें से हर एक ने अपने मरकजी हथियार को कास्टिंग गोल्ड स्टोन के साथ जोड़ दिया था। अगर कोई उनके बुनियादी औसाफ का मुवाजना करे तो ये खिलाड़ी पहले ही लेवल 90 के खिलाड़ियों जितने मजबूत थे। कुदरती तौर पर लेवल 90 के मोनस्टर्स को निकालना निस्बतन आसान होगा। छापामार टीम की जगहों को भरने के अलावा सैफ अली ने इसवरा की मरकजी फौज के अरकान को फरास्ट मोनारक छापे में शामिल होने के लिए बुलाया था ताकि उन्हें पावर लेवल करने में मदद मिल सके। आइस क्रिस्टल वर्ल्ड सोने की एक बड़ी कान थी और इस वक्त तक मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने पहले ही इस दुनिया में कदम जमाना और उसके वसाइल लूटना शुरू कर दिए थे। एडवेंचरर्स अलायंस और इसवरा की मौजूदा ताकत के साथ उन सुपर पावर्स का मुकाबला करना नामुमकिन होगा। सैफ अली को उन्हें मजबूत बनने में मदद करने की जरूरत थी। सैफ अली के हुक्म के साथ सिविल टेरी 9 और उसके साथियों ने अपने होश संभाले और लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़े। अगरचे उनका DPS जीरो विंग के मरकजी फौज के अरकान से बहुत दूर था, फिर भी वो एक काबिल जिक्र मिकदार में नुकसान पहुंचाने के काबिल थे। तकरीबन 20 मिनट के बाद बर्फानी राकेशों के तीनों गिरोह गिर गए। जैसे ही लड़ाई अपने इख्तिताम को पहुंची, इसवरा के अरकान ने अपने तजुर्बे की बाज में एक बड़ा इजाफा हासिल किया। ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी मौजूदा लीवलिंग की रफ्तार मामूल से कई गुना ज्यादा तेज थी। टीम मजीद 7 घंटों तक पर्पल फरास्ट फील्ड की गहराई में जाती रही, जिस दौरान इसवरा के बहुत से अरकान ने एक और लेवल हासिल कर लिया, लेवल 79 तक पहुंच गए। लाइफलेस थोरन अब लेवल 80 की दहलीज से सिर्फ एक कदम दूर था। सैफ अली की क़यादत में छापामार टीम एक देव हैकल बर्फ से ढके पहाड़ के सामने पहुंची। पहाड़ के दामन में एक बहुत बड़ा गार था जिसमें क्रिस्टल से बने जिस्म वाला एक सोया हुआ 20 मीटर लंबा देव हैकल मौजूद था। फ्रास्ट मोनारक लेवल 90 HP 960 000/960 0000000। जब उन्होंने फ्रास्ट मोनारक के अदाद शुमार देखे तो हर कोई कांप उठा। उन्होंने इस तरह फ्रास्ट मोनारक के मीथक रैंक की वजह से रद्दे अमल नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि इस वर्ड बास के सर के ऊपर कल 9 HP बार्स मंडला रही थी। दूसरे लफ्जों में फ्रास्ट मोनारक लेवल 90 का वर्ड बास था। बिल्ड लाइन लॉर्ड, यहां तक कि सैफ अली भी दंग रह गए जब उन्होंने फ्रास्ट मोनारक को अपनी आंखों से देखा। चैप्टर 2239 काइट की ताकत। जब सैफ अली ने फ्रास्ट मोनारक के अदाद शुमार देखे तो उनके चेहरे पर हैरत और जोश दोनों नमूदार हुए। गेम के इस मरहले पर ज्यादातर खिलाड़ी बिल्ड लाइन लॉर्ड की इस्तिलाह से वाकिफ नहीं होंगे। सादा अल्फाज में बिल्ड लाइन लॉर्ड्स बिल्ड लाइन क्रीचर्स की तरक्की याफ्ता शक्लें थीं। गार्ड्स डोमेन में बिल्ड लाइन क्रीचर्स सिर्फ लड़ाई में फितरी सतह पर अपनी बिल्ड लाइन की ताकत इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बिल्ड लाइन लॉर्ड्स अपनी बिल्ड लाइन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते थे और लड़ाई में इसके फराहम करदा फवाइद को फ़आल तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। इसे तनाजुर में रखने के लिए एक बिल्ड लाइन लॉर्ड एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने जंगी तकनीक सीखी थी, जबकि एक बिल्ड लाइन क्रीचर एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने नहीं सीखी थी। जंगी तकनीकों ने खिलाड़ियों को महारतों या मंत्रों के इस्तेमाल के बगैर मामूल से ज्यादा मजबूत हमले करने की इजाजत दी। अगर एक जैसे बुनियादी औसाफ वाले दो खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करें तो जंगी तकनीक वाला खिलाड़ी इस खिलाड़ी के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज्यादा जंगी ताकत दिखाएगा जिसके पास नहीं। अगरचे बिल्ड लाइन लॉर्ड्स नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर थे, लेकिन वो गार्ड्स डोमेन में इतने ही नायाब भी थे। बिल्ड लाइन में महारत हासिल करना एक इंतहाई मुश्किल काम था। सैफ अली ने सिर्फ बिल्ड लाइन लॉर्ड्स के बारे में सुना था, उन्होंने कभी किसी को जाती तौर पर नहीं देखा था। बिल्ड लाइन लॉर्ड का सामना करना जितना खतरनाक था इतना ही एक नेमत भी था। बिल्ड लाइन लॉर्ड्स नाकाबिले यकीन हद तक आला जंगी ताकत के हामिल थे, जो एक ही रैंक और लेवल के मोनस्टर्स में बादशाहों की तरह थे। खुशकिस्मती से उनके मरने पर बिल्ड लाइन गिरने की जमानत भी होती थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान बिल्ड लाइन लॉर्ड्स का शिकार करना बिल्ड लाइन्स हासिल करने के काबिले एतमाद तरीकों में से एक था। यहाँ तक कि सबसे आम बिल्ड लाइन भी एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम जितनी कीमती थी। खिलाड़ियों को पहली बार बिल्ड लाइन इस्तेमाल करने के बाद कोई खास असरात नजर नहीं आ सकते थे, लेकिन जैसे जैसे वो लेवल अप करते वो असरात ज्यादा नुमायां होते जाते। आखिरकार बिल्ड लाइन के फवाइद एक मिकदारी तब्दीली से एक मियारी तब्दीली में बदल जाते। कमांडर, वो लेवल 90 का वर्ड बास है। क्या हम यहाँ इसी पर छापा मारने आए हैं?
सिविल टेरी 9 ने घबराते हुए सैफ अली से पूछा। एक वर्ल्ड बॉस? फायर ड्रैगन एम्पायर जैसे बड़े मुल्क में भी वर्ल्ड बॉसेस इंतहाई नायाब थे। सल्तनत की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपनी सरहदों के अंदर मौजूद चंद वर्ल्ड बॉसेस को निशाना बनाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेवल 60 प्लस वर्ल्ड बॉसेस पर छापा मारने की हिम्मत की थी। इसके बावजूद उन्हें उन छापों के दौरान शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा था। बॉस को खत्म करने और इसे मारने के लिए कई टीमों की कुर्बानी दी थी। फायर ड्रैगन एम्पायर की किसी भी सुपर पावर ने अभी तक लेवल 70 वर्ल्ड बॉसेस पर छापा मारने पर गौर नहीं किया था, और फिर भी उनके सामने मौजूद मुंसटर लेवल 90 का वर्ल्ड बॉस था। ये फ्रास्ट मोनार्क गालिबन सिविल टेरी 9 जैसे एमटी को एक ही वार में मार सकता था। इसे शक था कि कोला, टर्टल डोव और येबोमियान भी फ्रास्ट मोनार्क को टैंक कर सकते। बहरहाल एक ग्रेट लॉर्ड और मीथक मुंसटर के दरमियान एक मुकम्मल टायर का फर्क था। मजीद बरा फ्रास्ट मोनार्क वर्ल्ड बॉस के तौर पर एक आम मीथक मुंसटर से कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। यहां तक कि लाइफ लेस थोरन भी सैफ अली को घूरने लगा। अगरचे इसका एक हिस्सा फ्रास्ट मोनार्क पर छापा मारना चाहता था, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों को लेवल 90 के वर्ल्ड बॉस को शिकस्त देने की कोई उम्मीद नहीं थी। मजीद बरा ये आम इल्म था कि खिलाड़ी वर्ल्ड बॉस छापों के दौरान बैरूनी अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। खिलाड़ी लड़ाई में अपनी मदद के लिए ताकतवर मोनस्टर्स को नहीं बिला सकते थे और न ही जादुई दायरों का इस्तेमाल कर सकते थे। कोई भी बैरूनी औजार इस्तेमाल के बाद अपने असरात खो देंगे और गायब हो जाएंगे। खिलाड़ी इन मोनस्टर्स को शिकस्त देने के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते थे। इन पाबंदियों के साथ उन्हें फ्रास्ट मोनार्क को शिकस्त देने के लिए गालिबन लेवल 100 के खिलाड़ियों की टीम की जरूरत होगी। ये ठीक है, हम इस बास पर छापा मारने जा रहे हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा जब उन्होंने इसवरा के अरकान के चेहरों पर परेशानी देखी। लेवल 90 का वर्ल्ड बॉस बहुत ताकतवर है, लेकिन ये सिर्फ दूसरी टीमों के लिए सच है। हमारी टीम एक अस्तना है। लेवल 90 का वर्ल्ड बॉस खौफनाक था। गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर खिलाड़ी फ्रास्ट मोनार्क की तकरीबन 1 अरब HP देखकर ही मायूस हो जाएंगे। अपनी जंगी बहाली के साथ फ्रास्ट मोनार्क हर 5 सेकंड में 96 लाख HP बहाल करेगा। अगर एक टीम 2,0,0,0,0,0 का औसत DPS नहीं दे सकती थी, तो छापा नामुमकिन होगा। वर्ल्ड बॉस छापे बैरूनी अशिया पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनल गार्ड्स को मना नहीं किया था। खुशकिस्मती से सैफ अली के पास एक डार्क गोल्ड गार्ड और एक एपिक गार्ड मौजूद थे। मजीद बरा कोला के पास फरीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड थी। इसे फ्रास्ट मोनार्क को टैंक करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मजमूई तौर पर सैफ अली को फ्रास्ट मोनार्क को गिराने के अपने इम्कानात पर काफी एतमाद था। वाहिद चीज जिसकी सैफ अली को तवक्को नहीं थी वो फ्रास्ट मोनार्क की बिल्ड लाइन लॉर्ड के तौर पर हैसियत थी। ताहम एक मोन्स्टर को सिर्फ इसलिए बुनियादी औसाफ में इजाफा नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिल्ड लाइन लॉर्ड था। वो सिर्फ जंगी तकनीक इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल करेंगे और ज्यादा जंगी ताकत दिखा सकेंगे। लिहाजा छापा मुकम्मल करना अब भी मुमकिन था। मजीद बरा सैफ अली फ्रास्ट मोनार्क पर छापा न मारने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। ये इन चंद वर्ल्ड बॉसेस में से एक था जिसके ब्रोंज शॉप प्रमोशन ऑर्डर गिराने का सबसे ज्यादा इम्कान था। जैसा कि सूरत हाल थी, वो वेंडर्स शॉप की हफ्तावार मैनेजमेंट फीस अदा नहीं कर सकते थे। उन्हें इस प्रमोशन ऑर्डर की जरूरत थी। अगर वो अदायगी न कर सके और दुकान दोबारा कब्जे में ले ली गई, तो वो गालिबन गार्ड्स डोमेन में अपने बाकी करियर के लिए वेंडर्स शॉप के मालिक होने का मौका खो देंगे। बहरहाल वेंडर्स शॉप सिर्फ तसादफी तौर पर जाहिर होती थी। अपने हदफ की तस्दीक करने के बाद सैफ अली ने अपनी टीम को अहकामात देना शुरू कर दिए। कोला, तुम बाद में छापे में सब टैंक होगे। मैं चाहता हूं कि बाकी सब अपनी पूरी ताकत से हमला करें, सैफ अली ने कहा। उनके अहकामात ने इसवरा और जीरो विंग दोनों के अरकान को उलझन में डाल दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सैफ अली ने कोला को सब टैंक के तौर पर क्यों मुकर्रर किया है। क्या उनके पास कोला से ज्यादा मजबूत MT था? वजाहत करने की जहमत किए बगैर सैफ अली ने अपने बैग से 2 समन गार्ड स्क्रूलिज निकाले और काइट और अन्नम को बुलाया। एक लम्हे बाद छापामार टीम के सामने 2 शख्सियात नमूदार हुईं। एक तलवारबाज था जिसके पास 2 काली लोहे की तलवारें थीं, जबकि दूसरी स्टाफ उठाए हुए समनर थी। बकवास। एक लेवल 95 तलवारबाज और लेवल 96 समनर। जब सब ने पर्सनल गार्ड्स के लेवल देखे तो उनकी सांसें थम गईं। गेम के इस मरहले पर
मुख्तलिफ सुपर पावर्स के बेहतरीन पर्सनल गार्ड्स सिर्फ लेवल 90 तक पहुंचे थे, और वो भी तब जब सुपर पावर्स ने फलक बोस रकम की सरमायाकारी की थी, जिससे उनके पर्सनल गार्ड्स को हर किस्म के आला दर्जे के कोर्ट्स कबूल करने की इजाजत मिली थी। आम माहिरीन के पर्सनल गार्ड्स अभी तक लेवल 85 तक भी नहीं पहुंचे थे। जब उन्होंने काइट और अन्नम को देखा तो लाइफ लेस थोरन और उसके साथ ही आखिरकार समझ गए कि सैफ अली ने लेवल 90 के वर्ल्ड बॉस से लड़ने की हिम्मत क्यों की थी। पर्सनल गार्ड्स खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। एक ही लेवल पर एक सीक्रेट सिल्वर गार्ड वाइड रिलिम माहिर को हलाक कर सकता था। अगर उनकी टीम को 2 लेवल 95 प्लस चोटी के माहिरीन की मदद हासिल होती तो लेवल 90 के वर्ल्ड बॉस पर छापा मारना यकीनन मुमकिन होगा। ताहम वर्ल्ड बॉस छापे में पर्सनल गार्ड्स का इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक था। खिलाड़ियों के बरक्स एनपीसी को दोबारा जिंदा करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल था। अपने पर्सनल गार्ड्स को दोबारा जिंदा न कर पाने का मतलब इन एनपीसी के लिए मुस्तकिल मौत होगा। अगर ऐसा हुआ तो उन गार्ड्स पर लगाया गया तमाम वक्त और पैसा जाया हो जाएगा। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने डंजन या फील्ड बॉस छापों में भी अपने पर्सनल गार्ड्स को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने आला दर्जे के पर्सनल गार्ड्स के साथ कीमती बच्चों जैसा सलूक करती थीं। ये पर्सनल गार्ड्स अभी तक अपनी मुकम्मल सलाहियतों तक नहीं पहुंचे थे। पर्सनल गार्ड का रैंक जितना ज्यादा होता वो इतनी ही तेजी से लेवल अप कर सकते थे और उनके टायर 3 और 4 प्रमोशंस इतने ही आसान होते। लिहाजा जब वो अभी टायर 2 पर थे, वर्ल्ड बॉस छापे के दौरान आला दर्जे के पर्सनल गार्ड की मुस्तकिल मौत का खतरा मोल लेना इंतहाई फजूल रवैया समझा जाता था। और फिर भी सैफ अली वाज़े तौर पर वर्ल्ड बॉस पर छापा मारने के लिए अपने पर्सनल गार्ड्स को इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। वो जरूर पागल होंगे। एक बार जब सब अपनी पोजीशन पर आ गए, सैफ अली ने काइट को हुक्म दिया कि वो फरास्ट मोनारक पर हमला करे और कोला इसके बिल्कुल पीछे रहे। वर्ल्ड बॉसेस की इदराक की हदें नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी थीं और फरास्ट मोनारक ने काइट को 300 गज दूर से महसूस कर लिया। जब इसने एनपीसी को महसूस किया तो सोए हुए मीथक मूनस्टर की आंखें खुल गईं, जो सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। जिस लम्हे छापा मार टीम ने मूनस्टर की आंखें देखें, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर महसूस की। फ्रास्ट मोनारक के खौफनाक हाले ने इसके गिरदोनवा को भी मुतासिर किया और एक लम्हे बाद आसमान से अर्गवानी बर्फ गिरने लगी। जिस लम्हे अर्गवानी बर्फ खिलाड़ियों के कंधों पर गिरी, फरास्ट मोनारक के 1000 गज के अंदर मौजूद हर शख्स ने महसूस किया कि एक शदीद सर्दी ने उन्हें घेर लिया और उनकी हरकत थोड़ी सुस्त हो गई। हकीर चींटियों के एक गिरोह ने मेरी जमीन पर हमला करने की हिम्मत की है। मैं तुम सबको अपने घर को हमेशा के लिए सजाने के लिए बर्फ के मुजस्समों में तब्दील कर दूंगा। फ्रास्ट मोनारक खड़ा हुआ और उसने इंसानों जैसी तंजिया मुस्कुराहट दिखाई। अपने हाथ के एक इशारे के साथ फ्रास्ट मोनारक ने एक शफाफ क्रिस्टल नेजा बुलाया। हथियार पकड़कर वर्ल्ड बॉस ने इसे कोला की तरफ फेंका। नेजा रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया क्योंकि इसने गार्डियन नाइट के रास्ते में जगह को चीर दिया। कितना तेज! जैसे ही हमला करीब आया, कोला का चेहरा तारीक हो गया, लेकिन जब तक इसने नेजे को महसूस किया तब तक इसे चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। ताहम जैसे ही नेजा कोला के 30 गज के अंदर आया, इससे टकराने ही वाला था कि एक शख्सियत एमटी के सामने नमूदार हुई। ये कोई और नहीं बल्कि काइट था। बगैर किसी हिचकिचाहट के काइट ने बर्फानी नेजे पर अपनी जुड़वां तलवारें लहराई। बूम! जैसे ही हथियार आपस में टकराए, काइट के पैरों तले जमीन जोरदार असर से धंस गई, जिससे एक गड़ा बन गया जो 2 दर्जन मीटर से ज्यादा चौड़ा था। ताहम जैसे ही बर्फ और बर्फ साफ हुई, उसने काइट को अब भी अपनी असल पोजीशन पर खड़ा पाया। वो बिल्कुल महफूज था। चैप्टर 2240 जुड़वां डार्क मून ब्लेड्स। सिविल्टेरी 9 और इसवरा के दीगर अरकान फरास्ट मोनारक के हमले से काइट को सही सलामत निकलते देखकर हैरत ज़दा रह गए। क्या ये पर्सनल गार्ड कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? क्लींजिंग विसल ने लड़ाई पर दोबारा तवज्जो मरकूज करते हुए पुकारा। यहां तक कि लेवल 90 के वर्ल्ड बॉस के मामूली हमले में भी तबाकुन ताकत होती थी। यहां तक कि लेवल 100 टायर 3 एनपीसी को भी ऐसे हमले को रोकने के लिए एहतियात करनी पड़ेगी। बहरहाल ये एक मीथक रैंक के वर्ल्ड बॉस की बात हो रही थी। फ्रास्ट मोनारक के बुनियादी औसाफ एक आम मीथक मूनस्टर से भी ज्यादा थे। ताहम सिर्फ लेवल 95 टायर 2 तलवारबाज होने के बावजूद काइट ने फरास्ट मोनारक के हमले को बगैर किसी नुकसान के रोक लिया था। मैंने जितने भी फाइन गोल्ड गॉड्स पहले देखे हैं,
इनमें से कोई भी वर्ल्ड बॉस को टैंक करने के काबिल नहीं रहा। मजीद बरा, ये पर्सनल गार्ड बॉस से सिर्फ 5 लेवल बड़ा है और अब भी टायर 2 पर है। क्या ये डार्क गोल्ड गार्ड हो सकता है? सिविल्टेरी 9 ने बड़बड़ाया। इसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने काइट को फरास्ट मोनारक के एक के बाद एक हमले रोकते देखा। फायर ड्रैगन एम्पायर में अपने वक्त के दौरान सिविल्टेरी 9 मुख्तलिफ ताकतों के पर्सनल गार्ड्स के रैंक से वाकिफ हो गया था। ये ऐसी चीज थी जिस पर बहुत से खिलाड़ी तवज्जो देते थे। आम खिलाड़ी और माहिरीन समझते थे कि वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन का मुकाबला नहीं कर सकते। एक ताकतवर पर्सनल गार्ड तलाश करना ही वाहिद तरीका था जिससे वो गार्ड्स डोमेन में अपना मकाम बुलंद कर सकते थे। जब तक वो एक आला दर्जे के पर्सनल गार्ड की परवरिश करते, उनके पर्सनल गार्ड्स चोटी के माहिरीन की ताकत का मुकाबला कर सकते थे, ऐसे भी आगे निकल सकते थे। गेम के इस मरहले पर बेहतरीन पर्सनल गार्ड्स भी सिर्फ फाइन गोल्ड रैंक के थे और अब तक सिर्फ 30 के करीब ही मिले थे। सल्तनत में किसी को एक भी डार्क गोल्ड गार्ड नहीं मिला था। इसकी वजह से आम अवाम ने फर्ज कर लिया था कि डार्क गोल्ड गार्ड्स का वजूद ही नहीं है। फिर भी सिविल्टेरी 9 ने अभी अभी सीखा था कि जीरो विंग के पास ऐसा पर्सनल गार्ड मौजूद है। अगर यह खबर फैली तो फायर ड्रैगन एम्पायर में एक बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा। यहाँ तक के सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स भी इसी लेवल के चोटी के माहिरीन को पीछे छोड़ सकते थे और अगरचे अवाम को ये मालूम नहीं था कि फाइन गोल्ड गार्ड्स कितने ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो इसी लेवल की ताकत को पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि 2 या 3 आला माहिरीन भी इसी लेवल के एक फाइन गोल्ड गार्ड को शिकस्त देने की जमानत नहीं दे सकते थे। जहां तक डार्क गोल्ड गार्ड्स का ताल्लुक है, उनकी ताकत तसव्वुर से बाहर थी। फायर ड्रैगन एम्पायर के बहुत से खिलाड़ियों ने फर्ज किया था कि ये पर्सनल गार्ड्स इसी लेवल के लोगों में नाकाबिले शिकस्त होंगे और जब तक कोई डार्क गोल्ड गार्ड की सही तरीके से परवरिश करेगा, वो बिला रोक टोक गार्ड्स डोमेन को तलाश कर सकेगा। ताहम काइट की कारकर्दगी देखने के बाद सिविल्टेरी 9 ने फैसला किया कि डार्क गोल्ड गार्ड्स किसी के तसव्वुर से भी ज्यादा ताकतवर थे। लेवल 95 टायर 2 तलवारबाज होने के बावजूद काइट पहले ही लेवल 90 के मीथक रैंक वाले वर्ल्ड बॉस का मुकाबला कर सकता था। एनपीसी की महारत महज आसमान को छू रही थी। सैफ अली बता सकते थे कि इस वरा के अरकान क्या सोच रहे हैं जैसे ही उन्होंने उनके हैरान चेहरे देखे। ताहम उन्होंने सूरत हाल की वजाहत करने की जहमत नहीं की, सिर्फ एक कहकहे और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। काइट वाकई एक डार्क गोल्ड गार्ड था, लेकिन डार्क गोल्ड गार्ड्स में भी वो गैर मामूली था। अब जबकि सैफ अली ने एनपीसी पर सिविल स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल किया था, काइट की जंगी ताकत भी बढ़ गई थी। सबसे अहम बात यह है कि काइट के पास जो काली लोहे की तलवारें थीं, वो डार्क मून टोएंस थी, जो कि एक फरीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियारों का सेट था। ये एक ऐसा सेट था जो काइट ने एक खुफिया जमीन में एक एपिक क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद हासिल किया था। चाहे काइट 2 हमलों की ताकत को यकजा ही क्यों न कर लेता, वो डार्क मून टोएस के बगैर फरास्ट मोनारक के हमलों को इतनी आसानी से नहीं रोक पाता। इन हमलों को रोकने के बाद इसे यकीनी तौर पर कुछ नुकसान पहुंचता। जब सैफ अली को मालूम हुआ कि काइट ने डार्क मून टोएस हासिल कर लिए हैं, तो उन्हें बेहद हसद हुआ था, लेकिन चूंकि ये सीट एनपीसी के लिए मखसूस था, इसलिए वो काइट से लेने के बाद भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। काइट के लीड एमटी के तौर पर काम करने के साथ छापामार टीम के बाकी अरकान बगैर किसी परेशानी के वर्ल्ड बॉस के 50 गज के अंदर पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर फरास्ट मोनारक पर हमलों की बौछार कर दी। ताहम जब काइट फरास्ट मोनारक के करीब पहुंचा, तो वर्ल्ड बॉस ने अपने नेज़े फेंकना बंद कर दिए। इसके बजाय फरास्ट मोनारक ने अपने हथियार को दोनों हाथों से पकड़ा और पर्सनल गार्ड के खिलाफ एक उफुकी मेहराब में नेज़ा घुमाया। हथियार एक बड़े दरख्त के तने जितना मोटा और लंबा था और फरास्ट मोनारक ने आसानी से इन अहदाफ को निशाना बनाया जो 20 गज से ज्यादा दूर थे। जैसे ही नेज़ा मान जंग में घूमा, इसके रास्ते में आने वाले मेले खिलाड़ियों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फरास्ट मोनारक की लंबी पहुंच ने इसके हमलों को चकमा देना नामुमकिन बना दिया था। मजीद बरा, इस उफुकी वार में फरास्ट मोनारक के रेंजेड हमलों से कहीं ज्यादा ताकत थी। वर्ल्ड बॉस के 50 गज के अंदर मौजूद हर शख्स ने घुटन महसूस की, क्योंकि हमले से पैदा होने वाली हुआ ने उन पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे हमले ने एक खला पैदा कर दिया हो। ताहम काइट इससे पहले कि वो छापामार टीम के किसी खिलाड़ी को लगता, हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा। बूम! एक धमाके ने मैदान जंग को हिलाकर रख दिया और काइट 3 कदम पीछे हट गया। पर्सनल गार्ड के सर के ऊपर 230,000 से ज्यादा का नुकसान नमूदार हुआ।
फ्रास्ट मोनारक के ताज़ा तरीन हमले में ताकत वाज़े तौर पर पहले से कहीं ज्यादा थी। जब टीम के खिलाड़ियों ने नुकसान देखा तो वो हैरत से सांस लिए बगैर न रह सके। यहां तक कि कोला को भी पसीना आ गया। अगर काइट जैसे लेवल 95 के पर्सनल गार्ड ने फ्रास्ट मोनारक के हमले को कामयाबी से रोकने के बाद भी 230,000 नुकसान उठाया, तो अगर वो जान बचाने वाली महारत को फाल किए बगैर ऐसा करने की कोशिश करता तो वो फौरी तौर पर मर जाता। यकीनन जब मोनेस्टर्स खिलाड़ियों पर हमला करते थे तो सिस्टम उनके नुकसान को एक खास हद तक कम कर देता था, लेकिन इसके बावजूद किसी खिलाड़ी की ताकत काइट से ज्यादा कैसे हो सकती थी? अच्छा, उसने इसे रोक लिया। सैफ अली ने सुकून का सांस लिया जब उन्होंने देखा कि काइट ने सिर्फ 2,30,000 से कुछ ज्यादा HP खोई है। सब लोग अपनी पूरी ताकत से बास पर हमला करें। फ्रास्ट मोनारक एक बिल्ड लाइन लॉर्ड था और वो अपने हमलों की ताकत बढ़ाने के लिए इस बिल्ड लाइन का इस्तेमाल कर सकता था। फेंके गए बर्फानी नेज़े ज्यादा से ज्यादा एक आम हमला थे, और अब जबकि काइट मेले रेंज के अंदर था, फ्रास्ट मोनारक इस लड़ाई के बारे में संजीदा हो गया था। ताहम सूरत-ए-हाल सैफ अली की तवक्को से कहीं बेहतर थी। काइट के पास 20 लाख से ज्यादा HP थी, इसलिए 2,30,000 HP खोना उसकी बर्दाश्त के अंदर था। सैफ अली की हमले की याद दहानी ने उनके साथियों को उनके होश में वापस लाया और उन्होंने अपनी तवज्जो फ्रास्ट मोनारक पर बमबारी करने की तरफ मबजूल कर दी। छापामार टीम के मंतर और तीर फ्रास्ट मोनारक की देव हैकल शक्ल से टकराने वाले पहले हमले थे। 34,174,000, 31,647,000, 17,548,000। जब इन खिलाड़ियों ने देखा कि उनके हमलों से कितना नुकसान हुआ है तो उनका दिल रोने को चाहा, खास तौर पर इसवरा के अरकान का। अगरचे जीरो विंग के अरकान ने हैरान कुन नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उन्होंने हर हमले के साथ 30,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ इसवरा के अरकान ने अपने हमलों से 20,000 से भी कम नुकसान पहुंचाया। जब वो आमतौर पर लेवल 80 के मोनेस्टर्स से लड़ते थे तो वो आसानी से 50,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाते थे। उनके पहुंचाए गए नुकसानात फ्रास्ट मोनारक के लिए बारिश की बूंदों से ज्यादा कुछ नहीं थे। खुशकिस्मती से हर एक का नुकसान इतना कम नहीं था। चंद हमले खास तौर पर तवज्जो तलब थे जो सैफ अली, शोला रानी, शाइस्ता और जन्नत की तरफ से किए गए थे। जन्नत के आग की किस्म के मंतर खास तौर पर मुअस्सिर थे जो बोनस नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा उसने जबरदस्ती अपने तमाम टायर 2 मंतरों को टायर 3 तक बढ़ा दिया था। नतीजे के तौर पर इसके हर हमले ने वर्ल्ड बास को 150,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। उसका मजमूई BPS सैफ अली से भी ज्यादा था। इसवरा के अरकान मुकम्मल तौर पर दंग रह गए। जन्नत इस वक्त इसवरा के 10 अरकान का काम कर रही थी। इसके बावजूद फ्रास्ट मोनारक की HP बार बमुश्किल ही हिली। कमांडर, हमारे मौजूदा नुकसान के साथ इस बास को मारना एक मसला होगा, लाइफलेस थोरन ने फ्रास्ट मोनारक की HP बार को देखते हुए पुकारा। इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी उन्होंने वर्ल्ड बास की HP को 1% भी कम नहीं किया था। इस रफ्तार से वो फ्रास्ट मोनारक के उन्हें मारने से पहले ही थकन से मर जाएंगे। अगरचे छापामार टीम का DPS निस्बतन ज्यादा था, लेकिन फ्रास्ट मोनारक के हमले की हद बहुत वसी थी। मजीद बरा, फ्रास्ट मोनारक की गैर मामूली ताकत ने जरा सी भी गलती की इजाजत नहीं दी, क्योंकि इसके नेज़े का हल्का सा लम्स भी खिलाड़ी को फौरी तौर पर मार सकता था। नतीजे के तौर पर टीम के खिलाड़ियों को अपनी तवज्जो का एक बड़ा हिस्सा फ्रास्ट मोनारक के हमलों से बचने के लिए वक्फ करना पड़ा, जिसने उन्हें अपने DPS को ज्यादा से ज्यादा करने से रोक दिया। अब तक हमें उसकी एग्रो पर अच्छी गिरफ्त हासिल कर लेनी चाहिए। सैफ अली बखूबी जानते थे कि उनकी टीम में DPS की कमी है। वो लेवल 90 के वर्ल्ड बास से लड़ रहे थे। आखिरकार इन जैसी अधूरी टीम इसे शिकस्त देने के लिए काफी नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? सैफ अली फिर अन्नम की तरफ मुड़े और कहा, तुम शुरू कर सकती हो। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्शल पीक की राह अकेले तय नहीं होती। एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।